हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे आप सभी? एकदम बढ़िया। मैं आपका प्यारा एसएम सर आ गया हूं प्रयास हिंदी मीडियम में मोल कॉन्सेप्ट का, मोल संकल्पना का लेक्चर नंबर 2 लेकर के। आपने पहला लेक्चर देखा होगा। पहले लेक्चर में हमने बेसिक बातें बहुत ज्यादा की थी, कोई एडवांस बातें उसमें ज्यादा थी नहीं, पर फिर भी हमने कुछ अच्छे सवाल किए, कुछ बहुत बेसिक सवाल किए। आपको एक डीपीपी भी दी गई, उस डीपीपी में बेसिक सवाल ज्यादा थे, उसमें कोई कठिन सवाल नहीं था। आपको ऐसा लग सकता है ये कोई डीपीपी है, वो डीपीपी बस आपके बेसिक प्रैक्टिस के लिए है। आप थोड़ा समय तो दो, देखो फिर डीपीपी में आपको क्या क्या मिलेगा। ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे जिसपे आप 3-3 दिन सोचोगे तो भी आंसर नहीं आएगा। चलो आगे आते हैं। आज का जिस तरीके से हमारा लेक्चर चलता है वही सारी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आज की टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ना चालू करेंगे। उससे पहले एक छोटा रिकैप दे दूं कि लास्ट क्लास आपको क्या क्या पढ़ाया था। लास्ट क्लास आपको क्या क्या पढ़ाया था, तो ये तो टुडेज गोल है। मैं यहां पे लिख देता हूं लास्ट क्लास अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास अपन ने जो टॉपिक खत्म किया था वो मोल चार्ट पे खत्म किया था, है ना। मोल चार्ट पे टॉपिक खत्म किया था। हम कैलकुलेशन और गणना देख रहे थे कि मोल से कैसे हम अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है सर। उससे पहले हमने कई तरह के द्रव्यमानों को पढ़ा था। आपको टोटल 6 प्रकार के द्रव्यमान बताए थे और यह भी कहा था कि 2 प्रकार के द्रव्यमान बच रहे हैं जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो गोल होगा, लेक्चर का जो मोटिव होगा, वो क्या क्या होगा सर? सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम मोल से रिलेटेड गणनाओं को कंटिन्यू करेंगे और बातें जानेंगे, उसमें और तरह के सवाल करेंगे। दूसरे पे हम औसत परमाणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था टोटल 8 प्रकार के द्रव्यमान बताऊंगा। कौन कौन से एक बार रिपीट कर लेते हैं। एटॉमिक मास मतलब परमाणविक द्रव्यमान या परमाणवीय द्रव्यमान, फिर आणविक द्रव्यमान, फिर आपेक्षिक परमाणविक और आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान। उसके बाद क्या किया सर हमने? ग्राम ग्राम परमाणविक द्रव्यमान और ग्राम आणविक द्रव्यमान। बिल्कुल सही। ये 6 द्रव्यमान पढ़े। अब हमें आगे जो पढ़ना है औसत परमाणविक द्रव्यमान और औसत आणविक द्रव्यमान। तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेशन देखेंगे, फिर ये वाला पोर्शन देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ी बहुत बातें घनत्व के बारे में करेंगे और इसी घनत्व में हम थोड़ा सा पीवीएनआरटी मतलब आदर्श गैस समीकरण पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। और फिर पीवाईक्यूज भी बीच बीच में करते रहेंगे और एंड में 1-2 पीवाईक्यूज करेंगे। आगे चलते हैं। तो लास्ट क्लास आपको एक होमवर्क दिया था, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन आपका क्या था? बड़ा ही सरल सा सवाल था कि 400 केल्विन 2 एटमॉस्फेयर दाब पर 8.21 लीटर आयतन घेरने वाली N2 गैस के मोल ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सवाल सर, बहुत ही सिंपल सवाल। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक परेशानी है, यहाँ पे एक परेशानी है। क्या? हमें प्रेशर दे रखा है कितना? 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हमें आयतन दे रखा है गैस का कितना? 8.21 लीटर। ये भी बहुत बढ़िया। हमें तापमान दे रखा है गैस का कितना? 400 केल्विन। ये भी बहुत बढ़िया। और ये चीजें हमें 3 चीजों में कहीं मैच नहीं करती हुई दिख रही है, जिसको मैं एसटीपी कह रहा हूं या फिर एनटीपी कह रहा हूं। अच्छा, एसटीपी और एनटीपी पे पता नहीं तुम लोग इतना परेशान क्यों होते हो, मतलब एकदम दिल पे ले जाते हो कि अरे सर ऐसा नहीं ऐसा होता है। अरे भैया दोनों कंडीशंस है यार, दोनों कंडीशंस है, दोनों कंडीशंस है। एसटीपी का मतलब समझो ध्यान से। एसटीपी का मतलब समझोगे तो प्रेशर जो है एक बार होना चाहिए। अंतर क्या है? और इसमें जो है प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। मोलर आयतन की बात की थी, मैं एक बार फिर कर देना चाहता हूं। मतलब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम बचपन से ना 22.4 पढ़ते आए हैं। तो अब आप हमारे मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए आप बचपन से जो जेई की तैयारी करते हैं वो ये सुनते आते हैं कि एक बार आईटी में पहुंच जाओ, उसके बाद तो तुम सुंदर पिचाई का ठप्पा लग गया, अब तुम ही अगले सुंदर पिचाई होगे। जो भी नाम हो तुम्हारा, रामू सामू चिंटू पिंटू, तुम ही अगले चिंटू पिंटू होने वाले हो। ये कहां आया सर? ये हमें ऐसा लगता है, पर ये सच नहीं। अब मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगा कि नहीं सर, तुम्हें वहां भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। वहां भी अगर अच्छा करना तो मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी सर। तो फिर तुम बोलोगे अरे सर ऐसे थोड़ी होता, सर कुछ भी कह रहे हैं, जो मन कर रहा है सर का कह दे रहे हैं। बेटा ऐसी बात नहीं है। ये सारी बातें हैं। बातें क्या है? सुनना ध्यान से, समझना। प्रेशर एक बार और इसमें प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। बहुत सिंपल सी बातें हैं। अब आपको कंफ्यूजन होता है कि सर हम 22.7 का इस्तेमाल करें, 22.7 लीटर का इस्तेमाल करें
या 22.4 लीटर का इस्तेमाल करें। इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे और एक बार प्रेशर के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। अब फिर कुछ बच्चों के मन में एक दुविधा ये रह जाती है कि सर इसको भी तो एसटीपी बोलते हैं। बेटा, इसको एसटीपी बोलते थे। इसको, ये ओल्ड एसटीपी का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है सर? ओल्ड एसटीपी का कॉन्सेप्ट है। नया एसटीपी ये वाला है। एनसीईआरटी भी आपके उसको मानती है। अब आपके मन में और एक दुविधा है, उसको भी क्लियर कर देता हूं। अगर देखो, अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर की इकाई में एक एटमॉस्फेयर और एक बार लोग कहते हैं ऑलमोस्ट इक्वल है। ऑलमोस्ट इक्वल है, बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल है सर, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर आपको एक एटमॉस्फेयर को बार में परिवर्तित करना है तो आपके पास 1.01325 बार होने चाहिए। इसका मतलब कुछ ऐसे समझ लो, देखो अब ये तुम्हें कन्वर्जन कैसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रुपए और डॉलर का कन्वर्जन तुम्हें पता है, $1 में 70 रुपए मिलते हैं। अभी 70 है, 75 है, मुझे मतलब नहीं, मैं 70 मान लेता हूं। $1 में हमें 70 रुपए मिलते हैं। उसी तरीके से एक एटमॉस्फेयर में हमें 1.013 मतलब एक से ज्यादा बार मिलता है। मतलब अगर इन दोनों प्रेशर को आप नॉर्मली सोचो, अगर आप कंपेयर करोगे तो एक एटमॉस्फेयर और एक बार में कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? तो आप में से जो भी बुद्धिजीवी होगा वो बोलेगा सर एक एटमॉस्फेयर ज्यादा, थोड़ा ही ज्यादा है पर ज्यादा है। और बेटा, प्रेशर बढ़ा तो गैस का आयतन कम, प्रेशर कम तो गैस का आयतन ज्यादा। तो इसी के लिए जहां एक एटमॉस्फेयर लेते हैं उसमें आयतन, मोलर आयतन इतना आता है और यहां पे मोलर आयतन इतना आता है। ये कोई ऑफेंसिव बात नहीं, से दिल पे लेने वाली बात नहीं। सर हमने तो ये पढ़ लिया, नेट पे खोजोगे। अरे तुम किसी भी साइट पे जाओ, साइट पे कुछ भी लिखते हैं यार। साइट वाइट पे क्या, वो एक किताब पढ़ते हैं, उनका क्या है, एक किताब पढ़ी उसी से लिख दिया। अब जाके देखो, एक किताब पढ़ी उससे लिख दिया, छाप दिया। उन्होंने जो पाया वही छाप दिया। विकिपीडिया खोला, जो पाया वही छाप दिया। आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है सर, फॉरेन ऑथर्स देखने होते हैं, बहुत सारी जगह देखनी होती है। और इसके लिए तो कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है सर। अबे अपने पास पीवीएनआरटी है, निकाल लो ना यार। काहे भीख मांगने फिर रहे हो उधर? क्या होगा क्या होगा, ये गलत वो गलत, निकाल लो भाई। 12वीं पढ़ के आए सर, निकाल लो ना। प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 का। अरे निकालते रहो सर, आंसर आएगा। कैसे नहीं आएगा फिर देख लेंगे हम। खैर, इसको छोड़ देते हैं यहीं और चलते हैं सवाल पे। मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप इस सवाल को देखोगे तो भैया ना तो एसटीपी दिख रहा है ना एनटीपी दिख रहा है, मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ है तो क्या होगा? आप कुछ नहीं कर सकते। अब एक ही हमारे पास औजार है और वो औजार है पीवी बराबर एनआरटी, जिसको हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। और यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीवी अपॉन आरटी। पी का मतलब प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू 2, V का मतलब आयतन, आयतन की वैल्यू 8.21, T का मतलब टेम्परेचर जो कि दे रखा है 400 केल्विन, और R का मान कितना लेंगे? तो प्रेशर जब कभी भी एटमॉस्फेयर में हो तो R का मान 0.0821 ले लेंगे सर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 100 बार में। 100 से ये कट गया, ये कितना आ गया सर? 0.5 मोल। ये कितना आ गया सर? 0.5 मोल, मतलब आधा मोल हमारे पास किसका है सर? N2 का है। अब द्रव्यमान पूछ ले या अणु की संख्या पूछ ले, दोनों बता सकते हैं सर मोल चार्ट पे चल के। बोलो बाबू, बात क्लियर? हाँ ना बताओ भाई लोग, सब बताओ, यस और नो बताओ यार। ठीक है सर, चलो ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम आते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो है वो मोल अवधारणा पे बेस्ड, मोल चार्ट पे बेस्ड कैलकुलेशन से ही रिलेटेड है। बाकी और कुछ चर्चा अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसी कैलकुलेशंस की चर्चा करेंगे। यौगिकों में भिन्न परमाणुओं के मोल निकालना है। मान लो एक यौगिक दे दिया, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला, देखो एग्जांपल से पहले चलते हैं। मैंने आपको बोला कि भैया मेरे पास C6H12O6 है, जिसको ग्लूकोज बोल देते हो। इसके मेरे पास इसका एक अणु है, तो मैं तुमसे पूछूंगा बताओ कार्बन परमाणु कितना होगा इसमें, इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितना होगा, इसमें ऑक्सीजन परमाणु कितना होगा। तो तुम क्या करोगे? कोई रॉकेट साइंस लगाओगे क्या?
कुछ भी नहीं करना यार, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगेगा, सिंपल बोलेंगे अच्छा सर एक अणु में 6 कार्बन दिख रहा है लिखा हुआ, एक अणु में 12 हाइड्रोजन, एक अणु में 6 ऑक्सीजन दिख रहा है सर, आंसर आंसर आंसर। अरे हाँ ना बोल, यस सर। आगे चलते हैं सर। तो ये हमें समझ में आ गया। अगर इसी का मैं 5 अणु आपको दे देता, इसी के मैं 5 अणु आपको दे देता, तो आप क्या बोलते? तो आप बोलते कि ठीक है सर, अब कार्बन परमाणु कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 6, ऑक्सीजन परमाणु कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 6, हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे, तो 5 इंटू 12, ये इसके परमाणुओं की संख्या आ गई। इसका एग्जाम्पल एक और आप समझ सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, क्लास हो रही है उसमें 20 बच्चे बैठे हैं, आप मुझे ये बताओ कि टोटल कितने हाथ होंगे हमारे पास। हाथ बोल रहा हूं, हाथ ही नहीं बोल रहा, हाथ, टोटल कितने हाथ होंगे? तो आप बोलोगे अमूमन सभी बच्चों के पास 2 हाथ होते हैं सर, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 2 हर बच्चे के पास इंटू 20 बच्चे, टोटल आ गए 40 हाथ। अरे हाँ ना बोल, हाँ सर 40 हाथ, 40 हाथ तो समझ में आ रहा है, चमक रहा है सर। अगर मैं पूछूं कि उंगलियां कितनी है, मतलब मान लो अंगूठे को भी उंगली काउंट की जाए और सभी के पास पूरी उंगली है, तो आप बोलोगे सर जितने बच्चे उसको 10 से गुणा कर दो उतनी उंगलियां हो जाएंगी। मैं पूछूं आंख कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंख पता चल जाएगा। ऐसे करके आप काम करते हो। ये टॉपिक भी कुछ इसी तरीके से। अच्छा, कभी बच्चे के मन में ऐसा भी सवाल आता है कि ठीक है सर आपने हाथ तो बोला, समझ में आ गया, पर मान लो कोई इसमें शोले मूवी का ठाकुर हुआ तो, ठाकुर बलदेव सिंह हुआ तो, तब तो उसके पास हाथ ही नहीं होगा सर, है ना, तब तो उसके पास हाथ ही नहीं होगा सर। पर ठीक है, वो एक मजाक के सेंस में है, पर नॉर्मली अगर हम देखें तो कितना होगा, 20 बच्चे हैं तो 40 हाथ मिलेंगे हमें। ये बात आपको क्लियर है सर? मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। ये थी समझने की बात कि क्या करेंगे हम, बेसिकली क्या करेंगे हम। अब हम आते हैं कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो याद रखना, यौगिक में किसी भी परमाणु के मोल, यौगिक में मैं यहां पे जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना, यौगिक में किसी परमाणु के मोल, किसी परमाणु के मोल किसके बराबर होंगे सर? ये बराबर होगा n यौगिक, मतलब यौगिक के नंबर ऑफ मोल्स, मतलब अरे बोलो या यौगिक के नंबर ऑफ मोल्स, मतलब उस यौगिक के कितने मोल्स हैं, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे उस परमाणु की परमाणविकता से। क्या कर दोगे सर? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? उस परमाणु की परमाणुविकता से। ये जो परमाणु है ना, ये जो परमाणु है ना सर, इसकी परमाणुविकता से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सर, मल्टीप्लाइड बाय पर, ये बड़ा कहे हो गया, ओहो, परमाणुविकता से। और ये परमाणुविकता किसकी है सर? उसी पर्टिकुलर परमाणु की है जिसके हम क्या निकाल रहे हैं, जिसके हम नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ परमाणु ज्ञात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लो मैं इसी में कहूं कि कुल परमाणु कितनी होगी, कुल परमाणु कितने होंगे किसी यौगिक में, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, किसी यौगिक में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ये भी देख लो। कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कह लो या परमाणुओं के मोल कह लो, मोल आ जाएगी तो संख्या निकाल सकते हैं, के मोल किसी यौगिक में। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यौगिक, यौगिक के कितने मोल हैं, इनटू परमाणुविकता। पर ये वाली परमाणुविकता और ऊपर वाली परमाणुविकता में फर्क है सर, इस वाली परमाणुविकता और ऊपर वाली परमाणुविकता में फर्क है। ऊपर वाली परमाणुविकता पर्टिकुलर एटम की थी, पर ये वाली परमाणुविकता, ये जो परमाणुविकता है ना, ये किसकी है सर? यौगिक की है। अब ये क्या है ये तो समझ नहीं आ रहा सर, तो ये आपको सर समझाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए
जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने आपको बोला, एक सवाल देता हूं, सवाल का आप बताओ कि कैल्शियम कार्बोनेट की परमाणविकता बता दो मुझे। मुझे क्या करो सर, कैल्शियम कार्बोनेट की परमाणविकता बता दो। ये यौगिक की परमाणविकता आपसे पहले पूछा है मैंने। किसकी परमाणविकता आपसे पहले पूछी है मैंने? यौगिक की। तो कैल्शियम कार्बोनेट की परमाणविकता कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे अच्छा सर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम, एक कार्बन और तीन। पहले केवल परमाणविकता पूछ रहा हूं, उसको उसका जवाब दे दो, फिर आगे सवाल भी करेंगे। तो इसकी अगर मैं केवल परमाणविकता, याद रखना परमाणविकता को अंग्रेजी में एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं परमाणविकता, इज नोन एज एटॉमिसिटी। क्या कहलाती है सर? एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी भी अगर मैं कभी बोल दूं तो घबराने का नहीं। एटॉमिसिटी क्या होता है? किसी यौगिक में कितने परमाणु है, ये उसकी एटॉमिसिटी है। किसी पर्टिकुलर तत्व की एटॉमिसिटी क्या होती है? उस पर्टिकुलर तत्व के कितने परमाणु हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं एटॉमिसिटी या परमाणविकता की बात करूं तो आप सभी बोलेंगे कि सर एक परमाणु कैल्शियम का, एक परमाणु कार्बन का और तीन परमाणु ऑक्सीजन के, टोटल बने 5। टोटल बने 5। वहीं अगर मैं एटॉमिसिटी अलग अलग एटम का भी तो पूछ सकता हूं ना। वहीं मैं एटॉमिसिटी अलग अलग मतलब परमाणुविकता अलग अलग परमाणु की भी पूछ सकता हूं। तो एटॉमिसिटी अगर अलग अलग परमाणु की पूछूंगा तो कैल्शियम की पूछ लूंगा, कार्बन की पूछ लूंगा और ऑक्सीजन की। कैल्शियम की आप बोलोगे एक, कार्बन की आप बोलोगे एक और ऑक्सीजन की आप बोलेंगे 3। अरे बोलो चमका या नहीं चमका? बिल्कुल चमका सर। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि किसी यौगिक में हम परमाणुविकता कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब परमाणुविकता क्या होती है ये आपको समझ में आ गया। परमाणुविकता का ही एक और एग्जांपल अगर आपको लेना है तो एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। मेरे को C12H22O11, क्या बोला मैंने? C12H22O11 के अंदर आप क्या बता दो? सबसे पहले इस यौगिक की एटॉमिसिटी, या मैं कहूं तो इस यौगिक की परमाणुविकता, इस यौगिक की परमाणुविकता एटॉमिसिटी लिखने की आदत डालो सर। अंग्रेजी लिखने की थोड़ी बहुत आदत बन जानी चाहिए अभी से लेके 1 साल तक, क्योंकि आईटी में पहुंच गए तो बहुत मजे लेंगे लोग। परमाणुविकता, ठीक है। तो परमाणुविकता टोटल कितनी, और अगर मैं बात करूं तो मैं एटॉमिसिटी की बात और भी कर सकता हूं। मैं एटॉमिसिटी की बात और भी कर सकता हूं। किसकी? कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, इन तीनों की भी परमाणुविकता। अब आप बोलोगे सर मुझे एक बात बताओ, शुगर में ग्लूकोज, शुगर या ग्लूकोज में हम फास्फोरस की भी परमाणुविकता की बात कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। बोल देंगे 0 है, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बोलूं तो एक ठो भी नहीं है। समझ में आई बात? तो इसका आंसर आप दे दिया होगा आप लोगों ने, मैं एक बार लिख देता हूं, मैच कर लो। टोटल एटॉमिसिटी है 12 + 22 कितना हो गया सर? 34 और 11 45। अरे हाँ ना बोल, ठीक है सर। और एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। तो ये बात आपको समझ में आई होगी सर, ये बात आपको समझ में आई होगी सर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ ना बोल, ठीक है सर। अब हम सवाल कर करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस सवाल को करते हैं। सवाल कह रहा है आपके सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा अगला सवाल, पूरे 2 मिनट के लिए और एक भी पैसा नहीं मिलेगा, बस वाहवाही मिलेगी और ये कॉन्सेप्ट मिलेगा सर इस सवाल को करके। देखते हैं सर इसका क्या आंसर होगा और क्या है सवाल। सवाल कह रहा है कि 90 ग्राम जल है हमारे पास के शुद्ध नमूने, मतलब शुद्ध जल है और कुछ नहीं है। 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल ही है, बाकी और कुछ नहीं मिला है। ठीक है सर, नहीं मिला तो बहुत बढ़िया बात है। तो शुद्ध नमूने के लिए ज्ञात करें क्या क्या? NH2O का मतलब आपको समझाया था, कभी भी कोई भी बुद्धिजीवी होगा N के नीचे कुछ भी लिखा होगा उसका मतलब वो इंसान समझेगा अच्छा मोल। ठीक है सर। तो मोल ऑफ H2O, फिर हाइड्रोजन परमाणु के मोल और फिर ऑक्सीजन परमाणु के मोल। तो निकालते हैं सबसे पहले सवाल का उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, H2O के जो मोल होंगे, H2O के मोल की संख्या वो किसके बराबर होगी सर? तो आप बोलोगे अरे सर मोल चार्ट में आपने बताया था ना, दिया गया भार बटे मोलर भार। क्या करेंगे? दिया गया भार बटे मोलर भार। क्या करेंगे सर? दिया गया भार बटे मोलर भार। अरे हाँ ना बोल, बटे अरे यार ये क्या हो गया, चलो थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है पर कोई बात नहीं, बटे मोलर भार। दिया गया भार बटे मोलर भार। अब दिया गया भार H2O का कितना है? 90 ग्राम। थोड़ा सा ऊपर कर ही लेते हैं, करो जवाब। दिया गया भार कितना है सर?
90 ग्राम, है ना? ठीक है सर। दिया गया भार 90 ग्राम, मोलर भार 18, टोटल मोल 5 मोल। पहले सवाल का उत्तर कितना आया सर? 5 मोल। बहुत ही सरल, एकदम हलवा, एकदम हलवा। फिर हम आते हैं हाइड्रोजन परमाणु के मोल और ऑक्सीजन परमाणु के मोल। तो एसएम सर ने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लास में बताया कि बेटा हाइड्रोजन परमाणु के जो मोल होंगे वो किसके बराबर होंगे? वो बराबर होंगे हाइड्रोजन की परमाणविकता, हाइड्रोजन की परमाणविकता, या आप इसको एटॉमिसिटी भी कह सकते हो, परमाणविकता, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जल से, क्योंकि जल में निकाल रहे हैं ना। अब बता दो इधर हाइड्रोजन की परमाणविकता कहां है, कितनी है? तो यहाँ पे बड़का बड़का लिख लेते हैं H2O। हाइड्रोजन की परमाणविकता 2 है, तो यहाँ पे 2 गुणे 5 कर देंगे। आंसर आ गया हमारे पास 10 मोल। हाँ ना बोलेंगे सर? दूसरे सवाल पे चलते हैं, ऑक्सीजन की परमाणविकता। ऑक्सीजन की परमाणविकता निकालने के लिए भी बहुत सरल काम। यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन की, सॉरी, ऑक्सीजन के मोल निकालने के लिए ऑक्सीजन की परमाणविकता, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O से। ऑक्सीजन की परमाणविकता 1, नंबर ऑफ मोल्स 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 एकम 5 मोल आंसर। ये तीनों सवाल का आंसर आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा, गौर से देखते रहिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फिर से बता देता हूं क्या किया सर। यहाँ पे पहले इसके मोल निकाले, जो भी दिया है उसका मोल पता होना चाहिए, और जिस भी परमाणु की परमाणविकता हमें पूछी है, या जिस भी परमाणु के पर्टिकुलर मोल हमें पूछे हैं, उसकी परमाणविकता हमें वो तो देख के पता लग जाएगी, उसके लिए तो कोई बहुत विशेष कॉन्सेप्ट है नहीं सर। फिर अगला सवाल, 30 ग्राम C6H12O6 नमूने के लिए ज्ञात करें क्या? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु के मोल और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणुओं क्या भार। अच्छा, अब मोल भी पूछ दिया, भार भी पूछ दिया, मतलब एक स्टेप और आगे। और दूसरी बात, आपको मैंने इसके मोल निकालने के लिए कहा नहीं, मतलब मैंने छुपके से बिना इसके मोल निकलवाए इसका भी मोल निकाल लिया। तो इसका स्टेप क्या होगा? देखो, सबसे पहले हमारे पास है C6H12O6 ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, हम ज्ञात करेंगे इसके मोल। इसके मोल को ज्ञात करने के बाद हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के मोल ज्ञात कर लेंगे परमाणविकता से मल्टीप्लाई 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 करके। और उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरा सवाल का, ये पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? कार्बन को कार्बन के भार से 12 से, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के भार से 1 से, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के भार 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबका भार निकाल देंगे, बोलेंगे लो भैया हमारे कंधे से भार ले जाओ, आंसर दे दिया। देखते हैं कैसे करेंगे सर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम क्या निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6। अरे जल्दी जल्दी बोलेंगे सर, फटाफट कैलकुलेट करेंगे। या मैं एक काम करता हूं, आप 2 मिनट इसको पॉज करो, 2 मिनट पॉज करके करने की कोशिश करो खुद से सॉल्व, और उसके बाद फिर वीडियो प्ले करना, मैं वीडियो को सोल्यूशन आगे कंटिन्यू करता हूं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी ईमानदार होंगे। देखो पता है क्या, कभी भी सक्सेस पाने के लिए ना बेटा, खुद से 2-3 बातें ध्यान में रखना। खुद के प्रति बहुत ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदारी एक ऐसी चीज है ना बेटा, दुनिया में मैं आपको बताता हूं, दुनिया में 98% लोग ऐसे हैं जो खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, तो तुम्हारे हमारे प्रति कैसे होंगे? छोड़ो वो बात। खुद के प्रति ईमानदार नहीं है। खुद के प्रति ईमानदार का मतलब क्या है? कि अगर तुम्हें पता है कि ये करने से मेरा भला होगा, मेरे लिए ये करना सही है, तो वो नहीं कर पाते। खुद के लिए अच्छा काम करना ही तो ईमानदारी है ना। खुद के लिए आप ईमानदारी कैसे कर सकते हो? क्या आप मानोगे कि कोई व्यक्ति खुद के लिए कैसे ईमानदार है? कि उसने कोई गलत काम नहीं करना है, सही समय पे सही काम करना है, किसी का गलत नहीं चाहना है। अब एक बात बताओ, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, सोचो एक बात, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम खुद के प्रति ईमानदार हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम खुद का भला कर रहे हो। खुद अगर अच्छा कर लोगे तो परिवार का भला हो जाएगा, और तुम्हें देख के समाज भी सुधरेगा। तो सब चीजों का है ना सर्वव्यापी भला हो रहा है सर। तो अपने प्रति ईमानदार नहीं होते लोग, वो जो करना चाहते कर ही नहीं पाते। पढ़ने का मन है तो उधर गाना बज गया तो उधर चले गए। पढ़ने का मन है, किसी ने बोला चलो बाजार चलते हैं, बाजार चले गए। किसी ने बोला अरे यूट्यूब पे एक नई वीडियो आई है, फलाना आया है, वेब सीरीज आई है, ये आया है, वो आया, उसको देखने लग गए।
तो बेटा ऐसे करने से नहीं चलेगा, ये सारी चीजें आपका समय, आपके पास समय लिमिटेड है। अगर मैं मान के चलूं जेई मेंस कब होना है, जेई मेंस का पेपर होना कब है सर, जेई मेंस का पेपर आपका बहुत ज्यादा होगा, फेब में होगा, फेब में नहीं होगा तो मार्च में होगा, मार्च में नहीं होगा तो अप्रैल मई तक तो हो ही जाएगा सर, इन 4 महीनों में हो जाना चाहिए। अगर 4 बार लेते हैं तो इन 4 महीनों में, 2 बार लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं सेटल कर देंगे। इसमें टाइम है ही नहीं सर, कोर्स बहुत सारा करना है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप ऐसा सोचोगे कि इतने कम टाइम पे, तो याद रखना, कभी भी हमेशा याद रखना कि आप बहुत अच्छा तभी करते हो जब आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट हो। टाइम कम हो या संसाधन कम हो तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है बेटा। पता है क्यों? क्योंकि तब लोग अपना दिमाग लगाना चालू करते हैं, और दिमाग समय को भी मात दे सकता है, ये बात समझ लेना। दिमाग समय को भी मात दे सकता है, इस बात पे ध्यान रखना। हाँ, ये आगे आते हैं, सवाल पे आते हैं, बहुत बातें हो गई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, मतलब कि ग्लूकोज क्या हो जाएगा, दिया गया भार बट मतलब 30 बटे मोलर भार 180 बोला था, रट लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके भार को। तो ये आ गया 1/6 मोल। अरे हाना बोल, 1/6 मोल, हाना बोल। ठीक है सर, अब मैं सीधा लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे कार्बन एटम, एटम लिख दूं, अरे परमाणु को एटम लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम ऐसे तो नहीं बोलोगे अरे सर बहुत अंग्रेजी लिखते हैं। तो अंग्रेजी लिखना तुमको सीखना भी है भाई, फ्री में अंग्रेजी की भी क्लास मिल रही, क्या चाहिए बता, बोल भाई। हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन परमाणु कितने हो जाएंगे सर, एनसी लिखा है केवल, एनसी का मतलब केवल कार्बन परमाणु, बाकी बात नहीं कर रहे। तो ये कितना हो जाएगा सर, 6 गुणे इसके मोल 1/6 थे, तो ये आ गया 1 मोल। ठीक है सर, फिर हम आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन परमाणु, परमाणु लिख देता हूं इस बार। ये कितने हो जाएंगे सर, तो आप बोलोगे ओके सर ये बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले तो एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो कि है 12, इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिस यौगिक में देख रहे हैं उसके मोल्स है 1/6, तो इसका आंसर आ गया 2 मोल, इसका आंसर आ गया 2 मोल। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन परमाणु की बात करें तो यहाँ पे आपको आंसर पता है, यहाँ पे आपको आंसर पता है सर, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ पे आपको आंसर पता है कितना, 6 इंटू 1/6 दैट इज 1 मोल। तो अब तीनों के मोल आ गए। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि मोल निकाल लिया अब आगे कैसे क्या करें। तो एक बात बता बेटा कि अगर तेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन पता है तो द्रव्यमान नहीं पता कर सकता क्या? अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन परमाणु है सर, याद रखना ये यौगिक नहीं है, ये परमाणु है सर, कार्बन परमाणु निकाला, हाइड्रोजन परमाणु निकाला, ऑक्सीजन परमाणु। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोला कि अच्छा सर ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन का मोल है 1, इसका मतलब द्रव्यमान तो 32 होगा। अरे मेरे भाई वो ऑक्सीजन गैस होता है, डाई ऑक्सीजन होता है, द्विपरमाणुवीय गैस है ऑक्सीजन। अगर केवल ऑक्सीजन परमाणु की बात कर रहे हैं तो परमाणु तो एकल परमाणु होता है ना, एक ही परमाणु होगा वहां पे, और एक परमाणु होगा तो द्रव्यमान भी एक का लोगे यार, द्रव्यमान भी एक का लोगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट खेला होगा आप लोगों ने, क्रिकेट खेला होगा तो विकेट्स आती है ना, नॉर्मली 3 विकेट में इंडिया में मतलब समझ लो पूरी क्रिकेट टीम 3 विकेट में क्रिकेट खेल लेती है। बाकी कुछ प्रिविलेज्ड लोग है ना, वो क्या करते हैं सर, उनके पास इधर भी और इधर भी 6 विकेटें होती है। खैर हम 3 विकेट वाले केस पे चलते हैं, 3 विकेट पे पूरी दुनिया इंडिया क्रिकेट खेलती है। ठीक है सर, 3 विकेट है हमारे पास। अब मान लो एक विकेट का वजन अगर 50 ग्राम है, 50 तो नहीं होता, 200 ग्राम है मान लो, तो बेटा 3 विकेट का वजन कितना होगा, 600 ग्राम। अब एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 32, तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा, 48। अब ये तो पता है ना हमें, अब हमें बस ये गौर करना है कि ऑक्सीजन का मतलब एक ऑक्सीजन वाला बात कर रहा है, 2 वाला बात कर रहा है या 3 वाला बात की जा रही है। तो ये ध्यान में रखिएगा सर, ये गलतियां होती हैं, 32 से मल्टीप्लाई ना करें, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, हंसते खेलते बर्बाद हो जाओगे सर। ठीक है, अब हमें W कार्बन निकालना है, तो ये लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इंटू 12, जो कि हो जाएगा नंबर ऑफ मोल 1 इंटू 12 मतलब कि 12 ग्राम। W हाइड्रोजन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे निकाले थे सर 2 इंटू 1 मतलब कि 2 ग्राम। और W ऑक्सीजन निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू 32। हाँ या ना सर? तो देख लो अगर 32 लेते हो तो क्या परेशानी आएगी, देख लो 32 ग्राम, तो 1 मोल ऑक्सीजन के हैं, 1 इंटू 32 32 ग्राम। तुम
ये बताना चाह रहे हो, देखो कैसे आदमी खुद को साबित कर सकता है कि वो कितना बड़ा मूर्ख है। तुम ये बताना चाह रहे हो बेटा कि मैंने 30 ग्राम ग्लूकोज लिया था और उस 30 ग्राम में से मेरे पास 12 ग्राम कार्बन, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन आ गया। टोटल जोड़ो तो एक बारी। अबे 32 ग्राम मतलब 30 ग्राम ग्लूकोज में 32 ग्राम ऑक्सीजन। ऐसी स्कीम मुझे भी बताओ, मैं भी ले आऊंगा। फिर ऐसी स्कीम मुझे भी बताओ ना, फिर मैं भी ले आऊंगा। तो ये गलत है बेटा। यहाँ पे मास अपन कितना लेंगे? 16। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। और ये कितना आ गया? ये आ गया 16 ग्राम। आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है सर, इन दोनों का 14 ग्राम आ गया, बाकी ऑक्सीजन ही तो बचा, बाकी बचा खुचा ऑक्सीजन का, बाकी बचा खुचा ऑक्सीजन का। ये सवाल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला सवाल चलते हैं, ये भी बढ़िया है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या है कि निम्न यौगिकों के एक 12.044 गुणे 10 की घात 24 अणुओं का भार ज्ञात करें। सिंपल है सर, सिंपल है। इसको सॉल्व करूं कि खुद कर लोगे? 12 दशमलव इतने अणुओं का भार, इसका मतलब क्या है? कितने मोल का भार है ये निकाल लो। तो सबसे पहले H2O है, H2O का नंबर ऑफ मोल्स H2O कितना हो जाएगा सर? फटाफट बताएंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कहीं परमाणविकता आई ही नहीं। अबे हर बार थोड़ी आएगी, हर बार परमाणविकता थोड़ी आएगी यार। पुराने टॉपिक के भी सवाल दे दूंगा कभी कभी, कि पता तो चले पानी में कितने हो। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा दिए गए कणों की संख्या 12.044 इंटू 10 की घात 24 अपॉन एवोगैड्रो संख्या जो कि होता है 6.022 इंटू 10 की घात 23। इसको काटोगे 2 बार में, इसको काटोगे 10 बार में, ये आ गया 20 मोल। अब आप बोलोगे सर 20 मोल इसके भी होंगे और 20 मोल इसके भी होंगे। बस मैं इतना बताना चाह रहा था कि सर कणों की संख्या में मोल तो फिक्स होगा लेकिन भार अलग अलग होगा। जैसे 5 संतरे का भार और 5 सेब का भार और 5 केले का भार और 5 आप समझ लो तरबूज का भार सेम नहीं हो सकता। सबका अपना अपना कम ज्यादा भार होगा। ये बात समझ में आई? तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इसके भी 20 मोल, इसके भी 20 मोल, भार ज्ञात करना है ना। अब 20 मोल जल का भार क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इंटू इसका मोलर भार दैट इज 18 है ना, ये WH2O निकलेगा। तो ये कितना हो गया सर? 20 इंटू 18, 18 दूनी 36, तो ये हो गया 360 ग्राम। इसकी बात करते हैं सर। 20 मोल H2S है, 20 मोल H2S है, ये 20 है ना, 2 और 0 नहीं है, ये 20 मोल H2S है। तो 20 मोल H2S के नंबर ऑफ मोल्स तो आ ही गए। WH2S कितना हो जाएगा सर? आप बोलोगे ठीक है, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स और इंटू मोलर भार जो कि 32 प्लस 2 34 हो जाएगा, और 34 दूनी 78, 78 नहीं होता बेटा, 68 होता है। क्या यार, अबे सही गलत तो बताओ। हाँ, 6 AD ग्राम। तो देखो वजन में कितना फर्क आ गया। कणों की संख्या सेम थी पर वजन में लगभग 2 गुने का फर्क है। तो ऐसा होता है, ये बात बताने के लिए ये सवाल था। अगला सवाल आपके पास। अब इस सवाल में मैंने क्या किया, देखो मैं कैसे खेल सकता हूं, तुम ये कॉन्सेप्ट समझो कि सर मुझे परमाणविकता निकालने के लिए या किसी पर्टिकुलर परमाणु के मोल निकालने के लिए यौगिक का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अब यौगिक के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के भांति भांति तरीके, कोई सा भी फेंक दिया तुम्हारे सामने। तो ये फेंका कि एक एटमॉस्फेयर 273 केल्विन पर 11.2 लीटर आयतन घेरने वाली अमोनिया गैस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सीधा भार पूछा है। सीधा भार पूछा है सर, नंबर ऑफ मोल से सीधा भार पे ले गया। नंबर ऑफ मोल भी नहीं दिया, सीधा भार पूछा। तो तुम कनेक्ट कर पाओगे इससे कि दे क्या रखा है। हमें यहाँ पे क्लू दे रखा है जिससे हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया का। हमें एक संकेत दे रखा है जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के निकाल लेंगे। और इसको देख के अगर आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं आई तो इसका मतलब मजा नहीं आया। मुस्कान आ जानी चाहिए सर कि अरे भैया एक एटमॉस्फेयर इतना, मतलब 22.4 होता है मोलर आयतन। कितना होता है सर? ये मुस्कान जब आ जाएगी ना तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आने की बात कर रहा हूँ, जिंदगी में मुस्कान आने की बात नहीं कर रहा मैं। फिर तो बहुत परेशानी होगी सर, जिंदगी में मुस्कान के आने से बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और इस टाइम पे तो खास करके बहुत ज्यादा। खैर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा? तो आयतन लीटर में अपॉन मोलर आयतन जो कि इस केस में 22.4 होता है। इसका मतलब ये 0.5 मोल है, आधा मोल है। आधा मोल अमोनिया का है। अरे भैया आधा मोल अमोनिया का है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे इसकी परमाणविकता 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, तो ये हो गया 1.5 मोल।
और आगे चलूं अगर मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर परमाणविकता तो नाइट्रोजनवा की 1 है और नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के कितने हैं सर 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 मोल आ गया। दोनों के मोल आ गए, अपने अपने द्रव्यमान से गुना करके बाहर निकाल दो। W हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1, और W नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू 0.5। अच्छा सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स तो इधर लिख दिया इनटू 14, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स 1.5 इंटू 1 मतलब 1.5 ग्राम, और ये हो जाएगा 14 इंटू 0.5 मतलब 1/2 इंटू 14 दैट इज 7 ग्राम। अरे हाँ ना बोल मेरे भाई, हाँ ना बोल, हाँ ना बोल, हाँ ना बोल। आप में से बहुत सारे बच्चों ने एडवांस का पेपर दिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। पेपर कैसा था इसकी चर्चा भी हम करेंगे, पेपर के सवाल भी करेंगे कि कैसे कैसे सवाल आए हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 क्लासों के बाद हम ये करने शुरू करेंगे। ई है एगो बढ़िया सवाल, गुड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चीजें इसमें आपसे पूछी हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीजें पूछी हैं। क्या दिया है आपको, और मजा तब आता ना सर, मजा तब आता जब मैं इसको लिखता ही नहीं, मजा तब आता जब मैं इसको लिखता ही नहीं, मैं यहां पे बोल देता बाई कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट जैसे ही लिखता तो में से आधे बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। सर पता ही नहीं होता है, मैंने देखा है सर, पता ही नहीं होता है आयन के नाम। नाइट्राइड बोलो अजाइड बोलो पागल हो जाते हैं, अरे दोनों एक ही जैसा तो है। नाइट्राइड बोलेंगे तो भी ऐसे लिख देंगे, अजाइड बोलेंगे तो भी ऐसे लिख देंगे, मतलब ऐसे तो नहीं, यही लिख देंगे। अब ये है नाइट्राइड, इसी के लिए मैं बोलता हूँ कुछ कुछ चीजें ना तुम्हें जीवन में ना अलग तरीके से सोचनी चाहिए। तुम उसी तरीके से याद करते रहोगे तो हमेशा गलती करोगे। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा ऐसे याद मत करो। याद करने का तरीका क्या, एक नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज तो नाइट्राइड, 3 नाइट्रोजन पे 1 नेगेटिव चार्ज तो अजाइड। कैसे, एक नेगेटिव तो एक से अजाइड बना, ए से ए, और 3 नेगेटिव तो ना से ना बना नाइट्राइड। पे ऐसे बोल बोल के याद करो ना, तुम ऐसे याद करोगे तो चीजें तुम्हारे जीवन में सरल हो जाएंगी। अजाइड से रिलेटेड सवाल पता नहीं जेई ने कितनी बार पूछा, एडवांस पूछता रहता है। बेरियम और सोडियम अजाइड से हमें शुद्ध N2 प्राप्त होता है, उससे रिलेटेड 2-3 बार तो सवाल मैंने देख लिया अभी पिछले कुछ सालों में। खैर गौरतलब आते हैं सवाल में, तो ये सवाल में 183 ग्राम HCO3 नेगेटिव, माइनस भी है चार्ज, वो दे रखा है। बोला है कि इसके मोल ज्ञात करें। ये पूरे सीक्वेंस में मैंने आपसे काम करवाया है कि पहले इसके मोल ज्ञात करो, फिर हाइड्रोजन के कार्बन के ऑक्सीजन के मोल ज्ञात करो, फिर उसके बाद हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन का भार ज्ञात करो। ये 3 सवाल आपके होमवर्क और होमवर्क, ये 3 सवाल आपका होमवर्क और होमवर्क। कुछ सवाल जो हम यहाँ पे करेंगे उसको ले लेते हैं, एक सवाल जो हम यहाँ पे करेंगे उसको ले लेते हैं, और वो है चौथा सवाल। और चौथे सवाल में हम सीखेंगे कि किसी सैंपल में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है ये कैसे ज्ञात करें। कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है ये कैसे ज्ञात किया जाए। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसी के लिए अगला पन्ना मैंने खाली भी कर रखा है, अगला पन्ना मैंने खाली भी कर रखा है सर, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, देखते जाइए। मान लेते हैं सर एक सैंपल है अपने पास, किसका कोई एक एग्जांपल लेके करे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे एक सैंपल है अपने पास, मान लो कार्बन ऑक्साइड का, CO का। इसमें तुमसे पूछा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या मैं कार्बन इसका नहीं लेता, मैं एक एलिमेंट मान लेता हूं। एलिमेंट का नाम ले लिया अपन ने, एलिमेंट का नाम ले लिया X। यहाँ पे X का मतलब हैलोजन नहीं है सर, X का मतलब कोई हैलोजन नहीं है। X ले लिया, उसका एटॉमिक नंबर Z लिख दिया। Z ऐसे क्यों लिखता हूं मैं बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे के मन में ये दुविधा रहती है, ई नया Z कहाँ आया, ये तो हमको बचपन में कभी पढ़ाया ही नहीं, नया आ गया है क्या भाई। इसको इसलिए लिखा जाता है ना कि 2 और Z साथ में लिख दो तो गड़बड़ा जाओगे। तुमको किसी को 22 लगेगा, किसी को लगेगा Z मतलब Z², ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए Z को ऐसे काट दिया जाता है, फिर लगता है अच्छा U वाला 2 है और E वाला Z। वापस आते हैं नीचे, Z दैट इज एटॉमिक नंबर, मतलब कि एटॉमिक नंबर, ऊपर A का मतलब मास नंबर होता है। तो मैं लिखते जाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे X क्या है सर, X है तत्व, ठीक है। A क्या है सर, A क्या है सर, बताओ यार, A क्या है सर, तो A को हम बोलते हैं
मास नंबर, है ना, मास नंबर या परमाणु भार क्रमांक, इसको क्या बोलते हैं सर, भार क्रमांक या परमाणविक भार कह देते हैं। Z क्या है सर, Z है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ये तीन बातें। अब कभी भी आपके जीवन में एक सवाल आ जाए, बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने, तो याद रखना कुछ कुछ चीजें कि Z जो है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी लिख रहा हूं, आपको इससे हताहत नहीं होना कि अरे सर ने इतनी अंग्रेजी लिख दी, ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है सर नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि बेटा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आगे चल के तुम्हारी जिंदगी में अंग्रेजी में ही मिलेंगे, उन्होंने कसम खाई है कि मैं हिंदी में आऊंगा ही नहीं, समझ में आ गई बात तो आ गया था, जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है सर, ए जो है वो किसके बराबर होता है सर, तो ए जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि किसी भी परमाणु में भार पे दो ही चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, एक प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है क्या? अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए तो एक और फार्मूला हमें ऊपर की तरफ ही चमक रहा है ना, यही तो हमें दिख रहा है ना, तो हम यहां से इसको चिपकाएंगे, हम यहां से इसको चिपकाएंगे और इसको ज्ञात कर लेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा सर, वो हो जाएगा a माइनस जेड के बराबर। तो एक तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता लग गया, एक हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता लग गया, अब बचता है इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए बात बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी निकालना हो तो उसका सूत्र होता है, दो सूत्र चलता है नॉर्मली, पहला सूत्र बता रहा हूं फिर दूसरे सूत्र पे आऊंगा, ये होता है Z, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसको मैंने माइनस कर दिया, Z को मैंने माइनस कर दिया किससे सर, नंबर ऑफ, या Z को मैंने मिटन आजा, हाँ Z को मैंने माइनस कर दिया किससे सर, Z को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया चार्ज से, आवेश से, किससे कर दिया सर, आवेश से, और किस पे आवेश, तो जिस चीज पे ये चीजें निकाल रहे हैं उस पर कितना आवेश है उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाता है सर, यहां से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। एक तो ये तरीका, और दूसरा है आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल चुके हो उसमें से चार्ज को माइनस कर दो, क्योंकि Z का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये परमाणु के लिए, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं सर, परमाणु की बात कर रहे हैं, तो ये परमाणु के लिए ऐसा। और एक इंपॉर्टेंट बात, और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, एक आवश्यक सूचना, वो ये है कि सर इस आवेश को ब्रैकेट के अंदर हमेशा हमेशा साइन के साथ लेंगे, किसके साथ लेंगे सर, साइन के साथ, तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। तीन सूत्र आ गया हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, इसको सॉल्व करो कि नंबर ऑफ, P का मतलब प्रोटॉन, N का मतलब न्यूट्रॉन तथा E का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्ञात करें। किसमें किसमें लिखते जाता हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। पहला Cl नेगेटिव, दूसरा Na पॉजिटिव, और तीसरा P3 नेगेटिव। अब इन तीनों में तुम्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्ञात करना, इसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तो देखो एटॉमिक नंबर फिक्स होता है सर, एटॉमिक नंबर नहीं बदलता, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक नहीं बदलता सर, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ये फिक्स रहता है, ई वाला फिक्स रहता है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे, सोडियम 11 नंबर पे और ये 15 नंबर पे। इनका भार कितना है सर, ये मुझे नहीं पता, तो मैं बता देता हूं आपको, भार इसका लेना है 35, इसका भार लेना है 23 और इसका भार लेना है आपको 31। अब आप बता दो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखते जाएं। सबसे पहले मैं क्लोरीन को ले लेता हूं, बाकी दो तुम करना। क्लोरीन के लिए अगर मैं बात करूं, क्लोरीन के लिए अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, केवल P लिख देता हूं, P की संख्या कितनी होगी सर, तो आप बोलोगे P जो है वो Z के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे 17 है, बहुत बढ़िया। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब N कितना होगा, तो आप बोलोगे सर N जो है ना वो A माइनस Z होता है, A कितना है सर 35 है, Z कितना है 17 है, तो 35 माइनस 17 हो गया, जो कि कितना आ जाएगा सर, 35 माइनस 17 ये 8 और 1 18 आ गया सर।
तो इतने तो प्रोटॉन हो गए, इतने तो न्यूट्रॉन हो गए। और इलेक्ट्रॉन के लिए एसएम सर ने बताया था कि आप प्रोटॉन लिखो और उसमें चार्ज माइनस कर दो, पर चार्ज को साइन के साथ माइनस करना सर। तो चार्ज देख लेते हैं, ये हो गया प्रोटॉन कितना 17, और इसमें से माइनस कर दिया हमने चार्ज। इस पे चार्ज क्या है सर, माइनस का 1, तो यहां लिखा -1, तो ये आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसको सॉल्व करने का तरीका। अगर वहीं सोडियम के लिए बात करें तो अब मैं फटाफट लिखता हूं यहाँ पे क्या सर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के लिए प्रोटॉन 11 हो गया इसके बराबर, न्यूट्रॉन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 22, इलेक्ट्रॉन 10, 10 में से माइनस किया +1, सॉरी 11, 11 में से माइनस किया +1, तो आ गया 10। ठीक है, हाँ ना बोल, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये 22 नहीं सर 12 होगा। ठीक है, इतना करेक्शन आप इतने बुद्धिजीवी आपको। जैसे पता क्या होता है, मैं ऐसा देखता हूँ, अब इसको गलत मत मानना, पर जब बच्चे आते हैं ना क्लास में, जब नए नए आते हैं, कोई टीचर से मिलते हैं ना, तो उनको पता नहीं क्या यार बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है ये साबित करने में कि हमको टीचर से ज्यादा आता है, या फिर हम टीचर को गलत साबित कर सकते हैं। मुझे गलत साबित करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने जाने वाला यार। मान लो तुमने मेरे को गलत साबित कर भी दिया, जैसे मान लो एक जगह मैंने 2 को 3 लिख दिया गलती से, हो जाता है यार, ह्यूमन एरर है। तो तुमने बता भी दिया, या तुमने ऐसे चीख चीख के कह दिया कि नहीं सर 2 नहीं 3 होगा, 3 नहीं 1 होगा सर, आधा होगा, पौना होगा, बता भी दिया, तो क्या होने वाला है बताओ ना। तो कैलकुलेशन का पार्ट है जो तुम्हें खुद करना चाहिए सर, तुम्हें खुद आगे आना चाहिए कि नहीं सर ये तो मैं करूंगा, ये तो आप करना ही मत सर, कैलकुलेशन तो आप किया ही मत करो, आप तो आंसर लिखो सर, बाकी हम करेंगे, तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए सर। ठीक है, खैर वापस आते हैं, नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं सर। तो इसमें भी सर प्रोटॉन 15 साफ दिख रहा है, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 31 - 15 16, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 15 में से कितना जोड़ दिया, 15 में जोड़ दिया 3। अब देखो -3 है ना, माइनस का -3 +3, तो ये हो गया 15 3 18 आंसर। अरे बोलो बात समझ में आई। तो ये था किसी परमाणु में हम ये काम कैसे करेंगे सर। अब इसी परमाणु के साथ अगर मैं अणुओं की बात करूं कि किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखो क्वेश्चन लेते हैं पुराना वाला, इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस वाले सवाल को नहीं ये तो होमवर्क है। इसका चौथा सवाल कि सैंपल में कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करें। तो पहले सैंपल छोड़ो, पहले मेरे पास इसकी बात करते हैं। HCO3- का एक अणु ले लो, एक मॉलिक्यूल, एक अणु ले लो। इसका क्या ले लो सर, इसका बस एक अणु ले लो और इसकी चर्चा करेंगे। तो ऐसे जो भी सवाल हो ना सर, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें आप जितने भी एटम है सबको अलग अलग कर दो। जैसे यहां एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन, थोड़ा दूर दूर लिखो, और 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन ऐसे कर लो, और बगल में एक ठो इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन कर लो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और है, बोझ है हमारे सिर पे एक इलेक्ट्रॉन का, कर्ज है एक इलेक्ट्रॉन का। अब आप सभी एटम को रिप्रेजेंट कर लो, कैसे, एटॉमिक नंबर मास नंबर लिख करके, 1 1 6 12 और 8 16। क्लियर है। अब सबके लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालो। तो पहले इसके लिए प्रोटॉन, फिर इसके लिए न्यूट्रॉन, फिर इसके लिए इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना होगा सर, हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले तो Z के बराबर 1, कार्बन के लिए 6, ऑक्सीजन के लिए 8 होता है, पर ऑक्सीजन ही 3 है, तो 8 × 3 होगा सर, इस बात का ख्याल रखे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 8 × 3, इन सबको जोड़ा, इन सबको, क्योंकि अब सब एक साथ है ना, सब एक ही झोले के अंदर है, तो सबके प्रोटॉन काउंट होंगे, सबको जोड़ा तो आंसर कितना आ गया 24 6 30 और 1 31। तो आप बोलोगे 31 तो प्रोटॉन आ गए सर। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। न्यूट्रॉन की बात करें तो पहले वाले हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन कितना 0 1 में से 1 घटा, A - Z करते जाना है, फटाफट क्या करना है सर, A - Z आपको करते जाना है, A - Z A - Z A - Z। इसके पास कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर 6, इसके पास कितने हो गए, तो 16 में से 8 गया, 8 ही बचा, लेकिन 3 ऑक्सीजन, तो 8 3 24, और इसको जोड़ेंगे तो 30 न्यूट्रॉन आएंगे। अरे हाँ ना बोल। अब दो बातें, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए एक तो गधों वाली हरकत,
कि तुम फिर से पूरा इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो ये वो जेड जुड करके, और दूसरा थोड़ा स्मार्ट, सर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, 31, ये तो निकाल ही रखा है ना। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने में तो कभी जोर भी नहीं आएगा, केवल एटॉमिक नंबर और कितने कितने परमाणु उससे मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन के लिए पहले तो लिख दो प्रोटॉन, और प्रोटॉन में माइनस कर दो चार्ज, चार्ज मतलब कुल मिला के चार्ज कितना है, कुल मिला के चार्ज है -1। तो आप बोलोगे ये किसके बराबर हो गया सर, 31 माइनस -1 जो कि आ गया 32 इलेक्ट्रॉन। तो 30 प्रोटॉन, सॉरी 31 प्रोटॉन, 30 न्यूट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन, ये इस सवाल का सही उत्तर है सर। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो कि आपको ईमानदारी से खुद करना है, इसमें आपको समय भी दिया जाएगा थोड़ा सा। चलिए देखते हैं आप में से कौन से बच्चे इसको सही करते हैं। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है सर, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, सिंपल सा सवाल है, फिर हम आगे चलेंगे। कि मान लो मेरे पास 2 मोल अमोनियम आयन है, 2 मोल अमोनियम आयन में, अमोनियम का फॉर्मूला लिख देता हूं, नहीं तो आधे लोग फॉर्मूला ही नहीं लिख पाएंगे। अमोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, ये भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अमोनियम आयन आपको दे रखा है, अगर कभी भी किसी का मास नंबर नहीं दिया हो तो वही मास नंबर मानेंगे जो हमने पहली क्लास में पढ़ रखा था। और एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक तो आपको पता होता है सर। इस सवाल को भी आप करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे सर अगले टॉपिक पे। इसके बाद एक जेई का भी सवाल कर लेंगे, एक जेई का भी सवाल रखा है मैंने, और एक होमवर्क क्वेश्चन रखा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें सर। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। देखते हैं इस सवाल में हमें क्या क्या दे रखा है। तो देखो, सबसे पहली बात जो हमें पॉइंट आउट करनी है कि हमारे पास अब 2 मोल है अमोनियम आयन के, 2 अणु नहीं है, 2 मोल है सर, 2 मॉलिक्यूल नहीं है, 2 मोल अमोनियम आयन है। तो मोल का मतलब Na नंबर से मल्टीप्लाई होके उतने सारे अमोनियम आयन है। तो यहाँ पे जो भी संख्या ज्ञात करूंगा उसमें Na आएगा सर, मतलब एक बड़ी संख्या आएगी, ये हमें पहले समझ जाना है। आते हैं सर, देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। तो बेटा मैंने आपको तरीका क्या बताया था, सबसे पहले अमोनियम आयन को तोड़ फोड़ के लिख लो। मतलब एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मतलब 7 और 14, और प्लस 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मतलब 1 और 1, और साथ में हमारे पास -1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमसे कोई ले गया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। पर छोड़ो ना, ये क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, एक प्लस चार्ज है बस, ठीक है, इतना लिख लिया मैंने, जो चार्ज है वो लिख लिया। अब मेरे को क्या निकालना है सर, इसी तरीके से चलेंगे, सबसे पहले प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया। प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, पहले वाले के लिए बताओ। तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन तो दिख रहा है, एटॉमिक नंबर सीधा प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे 7 और 4 हाइड्रोजन का मतलब 4 × 1, ये टोटल कितना आ गया, 11 प्रोटॉन। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे सर, 4 में से 7 को घटाया तो यहाँ पे बचे 7, प्लस 4 × 1 में से 1 को घटाया तो यहां बचा 0, ये बराबर कितना आ गया सर, ये बराबर आ गया 7 न्यूट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन 1 1 में न्यूट्रॉन नहीं होते सर। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, तो एसएम सर ने एक ट्रिक दी है, क्या, लिखो प्रोटॉन कितने हैं, तो 11, माइनस करो क्या, चार्ज साइन के साथ, तो -+1 हो जाएगा, ये कितना आ गया सर, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर ये हो गया, एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में हमारे पास क्या है, 2 मोल NH4+ है। अब सुनते जाना मेरी बात, अब मैं जो कहानी जो कहानी आपको सुनाऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास एक अणु में, जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या लिखता, एक अणु में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, या प्रोटॉन को लिख लेता हूं, मेरे पास 11 प्रोटॉन थे, तो मेरे पास एक मोल में कितने प्रोटॉन होंगे, एक मोल अणु में कितने प्रोटॉन होंगे। तो आप बोलोगे सर अब 11 के आगे मोल लगा दो, अरे 11 के आगे मोल लगा दो मतलब जितने हैं उतने के आगे उतना लगा दो, खत्म बात। नहीं समझ में आई, ठीक है सर। मैंने बोला कि एक मिठाई के डब्बे में, एक मिठाई के, सुनते जाना, एक मिठाई के डब्बे में 12 मिठाई है, या 10 मिठाई है, चलो 10 मिठाई है,
तो 1 दर्जन डब्बे में कितनी मिठाई होगी? तो आप क्या बोलोगे? 10 दर्जन मिठाइयां होंगी सर। खत्म है बात। अरे सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, जमीन पे लाके कॉन्सेप्ट को पटको और फिर उसको समझो, तब मजा आएगा। खुद से रिलेट करके समझो। तो यही बात है सर, 1 मोल में 11 मोल होंगे, और 11 मोल होंगे तो बेटा 2 मोल में कितने होंगे? 2 मोल जो हमें दे रखा है उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? तो आप बोलोगे सर इसमें 2 इंटू 11 दैट इज 22 मोल प्रोटॉन के होंगे। और अगर मोल को कभी भी नंबर में बदलना है तो Na का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो 2 मोल अमोनिया में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? एक कण में कितने, एक अणु में कितना? 11 इंटू मोल कितना? 2 इंटू एवोगैड्रो संख्या, तो आप बोलोगे ये 22 Na हो गया सर। ये इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो 7 इंटू 2 इंटू Na, तो ये 14 Na हो गया सर। और न्यूट्रॉन कितना? तो आप बोलेंगे 10 इंटू 2 इंटू Na, ये कितना हो गया सर? ये हो गया 20 Na। बोलो बतिया समझ में आई कि नहीं आई? अगर और मन है तो Na को एक्सपैंड कर दो सर, 6.022 इंटू 10 इंटू 10 की घात 23 करके फिर लिख लो, बतिया वही होगी सर। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, होमवर्क नहीं, अच्छा ये सवाल भी करेंगे। अगला सवाल जेई का एक करते हैं, एक जेई मेंस का सवाल। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल क्या कहता है देखते हैं। सवाल कहता है कि 16 ग्राम ओजोन, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड और 16 ग्राम O2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होगा? मतलब इन सभी में ऑक्सीजन परमाणु विशेष की बात की है। किसकी बात की है सर? ऑक्सीजन परमाणु विशेष की। तो कैसे करेंगे सर? ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये एटॉमिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है सर। ये और ये सवाल कब आया था? ये सवाल 2012 AIEEE में आया था। 2012 में आखिरी बार AIEEE हुआ, मतलब ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद इसी एग्जामिनेशन का नाम बदल के जेई मेंस कर दिया गया। उस टाइम पे ऐसा होता था सर, मतलब 2012 के पहले आईटी का पेपर हो जाता था, आईटी जेई के नाम से, अप्रैल में। उसके बाद मई में जाके AIEEE होता था। मतलब जिसका आईटी जेई अच्छा जाता था वो AIEEE देते भी नहीं थे कि ठीक है ना, एडवांस, मतलब आज के डेट में आप जिसको एडवांस बोलते हो उसमें सिलेक्शन हो गया, अब आईटी मिल जाएगी, अब एनआईडीज के लिए क्या मतलब है। तो ये AIEEE में आया हुआ सवाल है। अरे किधर चला गया? ये AIEEE में आया हुआ सवाल है, 2012 तक हुआ था। 2012 के AIEEE में सवाल आया था। सवाल बड़ा ही ठीक सा लगा मुझे, रिलेवेंट लगा इस टॉपिक पे। वैसे मोल कॉन्सेप्ट के सवाल में जान नहीं होती सर, और जान तो पूरे एनटीए के सवालों में नहीं होती। तभी तो बच्चे पढ़ पढ़ के 100 नंबर लेके आ रहे हैं। 4-5 बच्चे 100 नंबर लेके आ रहे हैं बड़े आराम से, बड़े आराम से हंसते खेलते। चलो देखते हैं। 16 ग्राम ओजोन, तो मुझे क्या करना, मेरे पास 3 चीजें, क्या क्या? एक तो ओजोन है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, और तीसरा क्या है सर? ऑक्सीजन। सवाल को एकदम जमीन पे पटको और फिर सॉल्व करो। मैं सोच लेता हूं, मैं एक और चीज पे भरोसा रखता हूं। जैसे सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि खुद बहुत काम करते हैं। खुद बहुत काम करने का मतलब सवाल खुद बहुत सारे कर देंगे और आप उनको देख के सीखोगे। मैं जिस तरीके से पढ़ा हूं, मैं जिस परिवेश से निकला हूं, मैंने जो एक्सपेरिमेंट करके अपने साथ और अपने बच्चों के साथ करके देखा है, वो मुझे ये पता लगा कि अगर मैं 2 सवाल कम करूं और उनको सोचने पे मजबूर करूं, मतलब उनका बौद्धिक क्षमता का विकास करूं, आपके बौद्धिक क्षमता का अगर मैं विकास कर दूं ना, तो आप खुद ब खुद ही गर्दा उड़ा दोगे सर। फिर मुझे आपको बार बार करना नहीं होता, देखो इसको ऐसे सॉल्व करना है यार, तुम सोचना सीखोगे। तो इस सवाल को पढ़ के पहले सोचो करना क्या है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है। तो सवाल में कह रखा ये 16 ग्राम, ये 3 बातें दे रखी है। इन तीनों में हमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकालनी है, मतलब ऑक्सीजन परमाणु के मोल निकालने होंगे। अरे मोल निकालेंगे तभी तो संख्या आएगी ना। और ऑक्सीजन परमाणु के मोल निकालने के लिए इनके खुद के मोल हमें चाहिए होंगे। तो पहले जो जो दे रखा वो लिख लेते हैं। इसका 16 ग्राम, इसका 28 ग्राम, और इस भाई साहब का भी 16 ग्राम। 16, 28, 16 ग्राम। अब बेटा 16 ग्राम ओजोन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन। तो आप बोलोगे अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, दिया गया भार बटे मोलर भार, ओजोन का मोलर भार कितना? तो 16 तिया 48। तो आप बोलोगे सर 16 बटे 48 कर दो ना, मतलब 1/3 मोल है। कितने मोल है? 1/3 मोल है सर। फिर हम आते हैं नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन परमाणु के मोल कितने होंगे? तो एसएम सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि अरे भैया परमाणविकता से कर दो मल्टीप्लाई। तो आप 3 इंटू 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ऑक्सीजन एटम के 1 मोल आ गए। अब यहाँ पे गधे और बुद्धिमान छात्र में अंतर समझ में आता है। जो गधा बच्चा होगा वो यहाँ पे Na का मल्टीप्लाई करेगा, पहले तो Na लिखेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके बाद वैल्यू निकालेगा और फिर रेशियो लेगा और हो जाएगा पागल। हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे सर, कैसे देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे सर? आप बोलोगे फटाफट बताओ। इसके नंबर ऑफ मोल दिया गया भार बटे मोलर भार 12 + 16 28 ही होता है। इसका भी 1 मोल। इसके 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल आ जाएंगे? इसके 1 मोल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आ जाएगा? तो आप लोग चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे होंगे अपने घरों में कि 1 मोल 1 मोल 1 मोल। इसके बाद जो गधे बच्चे होंगे वो Na से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। बोले 1 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? फिर भी लिखोगे ना यार, उतनी मेहनत क्यों करनी, जल्दी करेंगे, तुरंत दिमाग लगाना है सर। इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 16/32 मतलब 1/2 मोल। परमाणविकता ऑक्सीजन की 2 है मतलब यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम के परमाणु कितने हो जाएंगे? 1/2 इंटू परमाणविकता 2 दैट इज 1 मोल। इसका मतलब तीनों में ऑक्सीजन के बराबर 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 मोल है। और बेटा अगर मोल बराबर हैं, ये सभी परमाणु के मोल निकाले हैं, अगर मोल बराबर हैं तो क्या इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि कणों की संख्या भी बराबर होंगे? अबे इसके 1 मोल में Na ऑक्सीजन एटम, इसके 1 मोल में Na ऑक्सीजन एटम, इसके 1 मोल में Na ऑक्सीजन एटम। तो अगर मैं रेशियो निकालूं तो सब एक जैसा ही आएगा, तो अनुपात हो जाएगा 1:1:1, मतलब सभी में बराबर ऑक्सीजन एटम है। वो हमने मोल निकाल के भी चेक कर लिया। और ये सवाल अच्छा क्यों है मैं आपको ये बता, इसका रीजन सुनना। ये सवाल अच्छा क्यों? नॉर्मली जो बच्चे क्या करेंगे, नॉर्मली बच्चे ना इन दोनों का अनुपात पहले निकाल के देखेंगे। जो तुरंत करने वाले बच्चे होते हैं ना, जो एकदम एडवांस लेवल पे तैयार रहते हैं, वो क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात निकाल के चेक करेंगे। इन दोनों का अनुपात निकाल के चेक करने पे क्या आ जाएगा? 1:1। अब ये अच्छा सवाल इसलिए कि 1:1 में ये भी सही है, 1:1 में ये भी सही है। फंस गए? कुछ बच्चे होंगे इन दोनों का अनुपात निकाल के चेक करेंगे। इन दोनों का अनुपात जब निकालेंगे, इन दोनों का अनुपात जब निकालेंगे तो आप पाओगे कि ये भी सही आ रहा है, ये भी 1:1 आ रहा है, तो भी 2 ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऐसे सवाल बनाए जाते थे सर, जब एक पेपर होता था ना, जब एक पेपर होता था तो ऐसे सवाल बनाए जाते थे, ऑप्शंस पे भी काम किया जाता था। अब तो गई भैंस पानी में। ठीक है सर। अब बहुत रेयर बच्चे होंगे जो इसको और इसको उठा लेंगे, वो किस्मत की बात है, बहुत कम होगी। 100 में से एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा, वो सब निकालेगा तो फिर ये आंसर आ जाएगा। मैं आपको तरीका बता रहा था। तो देखिए जेई मेंस में कैसे कैसे सवाल आते हैं, और ये तो उस टाइम का जेई मेंस का पेपर है जब जेई मेंस थोड़ा इज्जत वाला पेपर हुआ करता था। एक टाइप का सवाल जेई में बहुत फेमस है, जेई में भी फेमस है, इस चैप्टर में भी फेमस है। वो क्या होगा कि आपको है ना कई सारे अलग अलग तरह के यौगिक दे दिए जाएंगे। आपको अलग अलग तरह के यौगिक दे दिए जाएंगे। मान लो यौगिक ए दे दिया, यौगिक बी दे दिया, यौगिक सी दे दिया, यौगिक डी दे दिया, और पूछ लेगा इसमें किसी एक पर्टिकुलर परमाणु में किसकी संख्या ज्यादा है, किसका भार ज्यादा है। जैसे ऑक्सीजन, मान लो एबीसीडी सब में ऑक्सीजन है, जैसे ए मान लो CO2 है, बी मान लो CO है, सी मान लो H2O है, और डी मान लो SO2 है। अब इसके बाद आपसे पूछ लेगा कि अगर इसका भार, सबका भार दे दिया 1 ग्राम, 15 ग्राम, 25 ग्राम, 28 ग्राम, फिर बोलेगा किसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा, किसमें ऑक्सीजन परमाणुओं का भार ज्यादा, किसमें ऑक्सीजन परमाणुओं के मोल्स ज्यादा। ऐसे सभी सवालों को करने का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जो पूछा है वो निकाल लो ना यार, और तुलना कर लो। बाकी तुम थोड़े एक्सपीरियंस के साथ निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के ही तुलना कर लोगे। जैसा कि ये सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा, निम्न में से अधिकतम ऑक्सीजन परमाणु वाले विकल्प का चयन करें। अब अधिकतम लिख दिया मतलब एक ही ऑप्शन हो सकता है, सबसे ज्यादा तो एक ही हो सकता है सर। देखते हैं कैसे क्या करेंगे। सबसे पहला है 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु, 32 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है ना, फिर 48 ग्राम ओजोन मॉलिक्यूल, और 28 ग्राम H2SO4 के मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है सर? अणु। एटम का मतलब क्या? परमाणु। इतना तो समझते होगे। तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, हमें ऑक्सीजन परमाणु पे स्पेसिफिक काम करना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। हाँ ना बोल? पहले वाले पे चलते हैं सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए हमें उसकी परमाणविकता और जो दिया है उसका मोल। तो परमाणविकता कितनी सर? परमाणविकता कितनी सर? तो आप बोलोगे भैया ऑक्सीजन की परमाणविकता 1।
मोल कितने सर? तो आप बोलोगे अच्छा ऑक्सीजन एटम है तो दिया गया भार बटे मोलर भार, तो आप बोलोगे पहले वाले में ना 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु। खत्म सर, बार बार नहीं करेंगे, गधों की तरह काम नहीं, अब सीख गए हैं। दूसरे वाले में O2 है, O2 का O2 में परमाणविकता कितनी? आप बोलोगे 2 सर। O2 में मोल कितने? तो आप बोलोगे सर दिया गया भार बटे मोलर भार, इसका मोलर भार 32 होता है, 32 बटे 32, तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया 2 मोल। ये कितना आ गया सर? ये आ गया 2 मोल। तीसरे पे आते हैं सर, तीसरे की चर्चा करें तो 48 ग्राम O3 अभी निकाल के देखा, O3 में ऑक्सीजन की परमाणविकता 3 इंटू इसके मोल कितने हो जाएंगे? दिया गया भार बटे मोलर भार 48/48 इंटू 3, ये हो गए 3 मोल। बोल हाँ ना। लास्ट आते हैं चौथे पे, 28 ग्राम H2SO4, इसमें परमाणविकता कितनी? तो आप बोलोगे 4 इंटू H2SO4 कितना है? 28 ग्राम, दिया गया भार बटे मोलर भार। अरे हाँ ना बोल। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, ये कैलकुलेटिव है, ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आएगा तो देख लेते हैं, ऐसे दिमाग लगाते हैं। गधों की तरह काम नहीं करना है सर, गधों की तरह काम नहीं करना है सर। कैसे गधों की तरह काम नहीं करना? देखो मान लिया कि ये 100 है, देखो मैं बताता हूँ सिंपल तरीका, देखो कितना सिंपल है। मान लिया कि ये 100 है तो 28 चौके कितना हो जाएगा? 25 चौके खुद 100 होता है, 25 चौके खुद 100 होता है सर। अरे हाँ ना बोल, 25 चौके 100 होता है सर, तो 3 और बढ़ा दिया तो 12 और बढ़ जाएगा, मतलब ये 112। तो ये है 112 बटे 98, 112 बटे 98, 1 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा। अरे पूरा गधों की तरह कैलकुलेट नहीं करना है, पूरा गधों की तरह कैलकुलेट 1 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा, और 1 से ज्यादा मोल तो हमें ऐसे ही दिख रहे हैं, तो सीधा सीधा अपना आंसर ये सही हो जाएगा सर। ये क्या किया फिर से बताता हूं मैं, सभी में मैंने क्या किया? ऑक्सीजन के परमाणु निकाले, ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु के मोल निकाल लिए डायरेक्टली। कैसे? यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन के मोल निकालता, यहाँ पे 32 ग्राम O2 का मोल निकाला, यहाँ पे 48 ग्राम ओजोन का मोल निकाला, और यहाँ पे 28 ग्राम H2SO4 का मोल निकाला, और सभी को परमाणविकता से मल्टीप्लाई कर दिया। परमाणविकता ये और ये। अब इस सवाल को देने के पीछे रीजन क्या था? कुछ बच्चे क्या देखते हैं ना, बोलते हैं अच्छा यहाँ परमाणविकता 4 है तो यही होगा आंसर। अबे ये तब होगा ना आंसर जब इसका भार भी ज्यादा हो, भार भी तो मोल ज्यादा होने चाहिए ना, केवल परमाणविकता ज्यादा होने से थोड़ी होगा, केवल परमाणविकता ज्यादा होने से नहीं होगा सर, संख्या खुद की भी तो अधिक होनी चाहिए। चलो बच्चों बहुत सारा पढ़ लिया, आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है आम। आप बोलोगे इस मौसम में भी आम? तो आजकल प्रचार चल रहा है हर मौसम आम, तो हम इस मौसम के आम की बात कर लेते हैं। आम बोले तो औसत परमाणविक द्रव्यमान, और इसकी हिंदी अगर मैं आपको बताऊं तो लिख रखी है, इसकी अगर अंग्रेजी बताऊं तो AAM का मतलब क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। क्या है सर? एवरेज एटॉमिक मास। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो एक लाइन लिखिए, उसको पढ़ लेते हैं क्या है। ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि तुम जिंदगी में पहली बार देख रहे होगे, कभी कर ही नहीं पाओगे, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, कुछ नई चीज लगा दी, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, वैसी चीज नहीं है सर। ये बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल, एकदम देसी कैलकुलेशन है इसमें। या उन तत्वों के लिए ज्ञात किया, अच्छा ये बता रखा है कि किसके लिए ज्ञात किया जाता है, ठीक है देख लेते हैं यार, थोड़ा बहुत इसको भी दे देते हैं जो लिखा हुआ है इस पे। या उन तत्वों के लिए ज्ञात किया जाता है जो प्रकृति में समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं, मतलब ऐसे तत्व जिनके समस्थानिक होते हैं उनके लिए यह ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपको कुछ बता देता हूं। तो एक सेट एग्जाम्पल होता है क्लोरीन, ऊपर लिखते हैं 35 एंड क्लोरीन 37। दूसरा सेट ऑफ एग्जाम्पल है, मान लो हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13। हाइड्रोजन 11 क्या होता है सर? तो इसको प्रोटियम कहते हैं, मैं आपको बताते जाता हूँ, सुनते जाना। इसको अंग्रेजी में प्रोटियम भी कहते हैं कई बारी, और हाइड्रोजन तो इसका नाम है ही, इसको प्रोटियम कहते हैं सर, ठीक है, हाइड्रोजन तो इसका नाम है ही। इसको हम ड्यूटीरियम कहते हैं या हैवी हाइड्रोजन कहते हैं, ड्यूटीरियम। आपके डीपीपी में भी इससे सवाल है, ड्यूटीरियम या हैवी हाइड्रोजन, हैवी ड्राइवर नहीं, हैवी हाइड्रोजन। और इसको ट्रिटियम कहते हैं, ट्रिटियम 3 से आया ट्री, तो ये ट्रिटियम हो गया सर। तो ये 3 नाम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। ये बात समझ में आ गई? इजी था, सिंपल था, बहुत सिंपल था सर। आगे चलते हैं, ये कुछ एक एग्जांपल हो गए, इसको ले लो, इसको ले लो, तो इनके लिए इसको ज्ञात किया जाता है। क्या मतलब है इसका? सुनना, मेरी बात समझ में आ जाएगा बेटा। हलवाई जानते हो? हलवाई सुना होगा तुम लोगों ने, हैं? हलवाई की दुकान पे गए होगे बहुत बार, बोला होगा
1 किलो मिठाई लेनी, थोड़ा ई वाला टेस्ट कराओ, थोड़ा वो वाला टेस्ट कराओ, थोड़ा इसको, थोड़ा उसको, थोड़ा उसको, आधा किलो मिठाई खा के बिना कुछ लिए वापस आ गए होगे। करते हैं लोग ऐसा, और आप में से बहुतों ने किया होगा सर, और बहुत बार किया होगा। खैर आगे आते हैं। तो हलवाई की दुकान पे आप नॉर्मली जाओ, मान लो हम लड्डू लेने जा रहे हैं सर। क्या लेने जा रहे हैं? लड्डू। क्या लेने जा रहे हैं सर? लड्डू लेने जा रहे हैं। मान लो लड्डू की अगर हम बात करें तो आप देखो, नॉर्मली जाओगे हलवाई की दुकान पे तो दो तरीके के लोग मिलते हैं। एक तो पूछते पीस में बताओ कितना, एक पीस का कितना पैसा लोगे, और दूसरा बोलते हैं वजन से बताओ केजी का कितना। तो नॉर्मल भारतीय आदमी पता है क्या बोलता है कि ठीक है भैया पीस का बताओ कितना, केजी का बताओ कितना। फिर हलवाई वाले से बोलता है अच्छा 1 केजी में कितना चढ़ेगा बताना। 1 केजी में कितना चढ़ेगा? तो मान लो हलवाई वाले ने बोला कि 1 केजी में 20 लड्डू चढ़ेंगे, 1 केजी में 20 लड्डू चढ़ेंगे। ठीक है सर, केजी से लोगे? किससे लोगे? या 20 की जगह चलो ठीक है 20 ही कर लो, और केजी से लोगे तो 1 केजी लड्डू का दाम होगा 120 रुपए। 1 केजी लड्डू का दाम है 120 रुपए। और पीस से अगर लेते हो तो पीस से अगर लोगे तो एक लड्डू का कीमत है 8 रुपए। तो अब समझदार हिंदुस्तानी क्या करेगा? कैसे लेगा? इससे लेगा। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना सर। ये हमेशा जो हलवाई है वो लगभग 20 बोलेगा, कभी 21 चढ़ जाएगा, कभी 21.5 चढ़ेगा, कभी 20.5 चढ़ेगा, मतलब 20 और आधा, कभी 19.5 चढ़ेगा, कभी 19 चढ़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि हर लड्डू का आकार और द्रव्यमान सेम नहीं हो सकता। हमारे हाथ इतने भी परिपक्व नहीं है, या हलवाई के हाथ इतने भी परिपक्व नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट अमाउंट में ही उसको बना दे। तो इस वजह से ये एम्बिग्यूटी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, है ना, ये कठिनाई आती है सर। तो हलवाई क्या करता है? हलवाई एवरेज निकाल लेता है कि भैया कम हो ज्यादा हो मिला जुला के हलवाई ये मान लेता है कि देखो 50 ग्राम एक लड्डू का होता ही है वजन। अब कोई 51 ग्राम का होगा, कोई 49 ग्राम का होगा, 39 नहीं, कोई 48 का होगा, कोई 52 का होगा, पर लमसम 50 ग्राम का लड्डू होता है। तो हलवाई ने यहाँ पे एवरेज निकाल लिया हर लड्डू का, और फिर सभी लड्डू के वजन को उतना ही मान लिया, चाहे तुम कम लो चाहे ज्यादा लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो बात समझ में आई क्या? अरे हाँ ना बोल। हाँ सर। वैसे ही यहां पे भी होता है, जब परमाणु एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं। अब ऐसा सोचो, मान लो मेरा बैग है, मेरे बैग में बहुत सारे परमाणु भरे हैं क्लोरीन के, कुछ क्लोरीन 35 है, कुछ क्लोरीन 37 है। अब मैं हाथ डाल के एक परमाणु निकालू तो वो क्या होगा? 35 बाहर का निकलेगा कि 37 बाहर का निकलेगा? तो आप बोलोगे सर वो तो डिपेंड करता है, मतलब निकलेगा तो दो में से एक, या तो 35 या तो 37, फिर निकालूंगा तो फिर 35 या 37, और वो डिपेंड करता है किस पे? प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रही क्या कि कौन सा कितना है? तो हम बोलते देखो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी को थोड़ा दूर रखते हैं, हम औसत निकाल लेते हैं भैया कि टोटल 35 वाला इतना, 37 वाला इतना, मिलाए जुलाएंगे तो इतना होना चाहिए, तो सभी को द्रव्यमान उतना ही मान लेते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एम एएम का, एवरेज एटॉमिक मास, या औसत परमाणविक द्रव्यमान का। ये आपका 5वां द्रव्यमान है सर, सॉरी 7वां द्रव्यमान है जो हमें पढ़ना है, 6 हमने पढ़ रखा है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, हलवाई वलवाई को, वापस आ जाते हैं पढ़ने पे। तो कभी भी अगर आपको एएमएम निकालना हो, कभी भी अगर आपको एएमएम मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, तो याद रखना एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? बड़े ही गौर से सुनिएगा, समझिएगा। तो ये क्या होता है सर? तो ये होता है समस्थानिक ब्रैकेट में, समस्थानिक ब्रैकेट में मैं 1 कर देता हूं, मतलब पहले समस्थानिक का भार इनटू इसी की प्रचुरता, कि कितना प्रचुर है, प्लस समस्थानिक 2 का भार। मैं केवल 2 लिख रहा हूं, का भार आप खुद लिख लेना क्योंकि अब जगह खत्म हो जाएगी। और इनटू प्रचुरता, पर किसकी प्रचुरता सर? तो इसी की प्रचुरता, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मास इंटू अबंडेंस, और इसको पूरे को डिवाइड कर देते हैं किससे सर? 100 से। अगर समझ नहीं आया ये फॉर्मूला तो बिल्कुल घबराने का नहीं, इसकी गारंटी देता हूं कि थोड़ी देर बाद तुम बोलोगे कि सर ये बहुत आसान था,
इसमें तो कुछ जान ही नहीं है, इसमें तो कुछ जान है ही नहीं। थोड़ा समय दो, एक सवाल करवाऊंगा तुमसे, नॉर्मल सवाल, फिर तुम खुद समझोगे, खुद चिल्ला चिल्ला के बोलोगे अरे इतना इजी, इससे भी इजी कुछ होता है का। तो ये फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला। अब इसको गणित के टर्म्स में भी लिखा जाता है कि मैं समस्थानिक इनटू उसकी प्रचुरता का समेशन लगा दूं और नीचे कुल प्रचुरता का समेशन लगा दूं। पर वो सब छोड़ो, मैं 2-3 एग्जांपल कराना चाहता हूं, उन एग्जांपल्स को करो और सवाल सॉल्व करो। जैसे मान लो मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको एक बॉक्स दे दिया सर। क्या दे दिया? एक बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स में एक तत्व है ए, इस बॉक्स में एक तत्व है ए। ए के दो समस्थानिक मिलते हैं। सुनते जाना मेरी बात बड़ी ध्यान से, बड़े मजेदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल ना जेई मेंस में भी आ रखा। जेई एडवांस ने एक बार इस पे सवाल पूछ दिया, एवरेज एटॉमिक मास पे। सोचो, जेई एडवांस ने एक बार एवरेज एटॉमिक मास पे सवाल पूछ दिया कुछ साल पहले। ए एक तत्व है जिसके दो समस्थानिक हैं। एक मान लो ए ऊपर 10 और दूसरा ए 11। क्लियर है क्या? A10 को मैं गोले से रिप्रेजेंट करूंगा, A11 को मैं बक्से से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये बॉक्स है जिसमें A10 और A11 है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है सर। अब आपको बताना है कि इनका औसत भार कितना होगा। तो अब औसत भार कैसे निकालेंगे? तो एक गणित का विद्यार्थी कभी ये बोलेगा ही नहीं कि सर इसके लिए मेरे को फॉर्मूला बताओ। गणित का विद्यार्थी बोलेगा सर ऐसे केस में जब एक से अधिक चीजें होती हैं, एक से भिन्न तरह की चीजें होती हैं और औसत पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं, सबका भार जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई कितने कण हैं। जैसे मान लो आपके क्लासरूम में, मान लेते हैं कि आप जहां पे जेई मेंस का पेपर आप लोगों ने दिया था, उस क्लासरूम में जितने भी बच्चे थे उसमें औसत भार कैसे निकालेंगे? तो चिंटू तेरा भार इतना, अच्छा। पिंटू तेरा इतना, अच्छा। मान लो रेखा तेरा इतना, अच्छा। निर्मा तेरा इतना, उसका इतना, उसका इतना, हाँ भैया इतना उतना फलाना ढिमकाना, ऐसे लिख लिया, सबको नोट कर लिया। कुल कितने बंदे थे, कुल कितने बच्चे थे, उसको उससे उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब टोटल भार जोड़ा और टोटल संख्या से भाग दे दिया। वही काम यहाँ पे भी करेंगे सर। देख लेते हैं सर कैसे करेंगे। तो ये वाला मेरा A10 है। तो 10 वाले कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं लिखूंगा AAM एवरेज एटॉमिक मास जो आएगा वो कितना आएगा, 6 इंटू इसका भार, मतलब इसकी प्रचुरता थी 6। हाँ ना बोलो? ठीक है सर, इंटू इसका भार, प्लस 11 वाले कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, प्लस 4 इंटू 11। अब आप बोलोगे सर टोटल कितने, तो टोटल हो गए 10। 6 और 4 जोड़ोगे तो 10 हो जाएंगे, 6 और 4 जोड़ोगे तो 10 हो जाएंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया, 60 प्लस 44 बटे 10, मतलब 104 बटे 10, तो 10.4 ग्राम लिख लो या यू लिख लो, जो भी यूनिट में आप लिखना चाहते हो। मोलर है तो ग्राम हो जाएगा और मोलर नहीं है तो यू हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? बोलो बहुत कठिन है क्या? नहीं सर। अब आप बोलोगे ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, पर हमने प्रचुरता की बात की थी, तो प्रचुरता का एक सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। प्रचुरता वाला एक सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हमने क्लोरीन की बात की थी, क्लोरीन से ही चर्चा करेंगे। क्वेश्चन, प्रश्न लिखो, आप सॉल्व करना। क्लोरीन दो समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है। दो समस्थानिकों के स्थानिकों में पाया जाता है, में पाया जाता है। कौन कौन से दो समस्थानिक, कौन कौन से दो समस्थानिक? पहला क्लोरीन 35, नीचे 35 नहीं लिखते हैं सर, ऊपर लिखते हैं। पहला क्लोरीन 35, तो क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37। ठीक है, यदि यदि इनकी प्रचुरता, यदि इनकी प्रचुरता प्रचुरता क्रमशः क्रमशः 25 क्रमशः 75 तथा 25% है, 25% है, तो क्लोरीन का AAM ज्ञात करें। क्या होगा?
अब ये एक सिंपल सवाल है, अब इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं मैं ये बताता हूँ। बहुत बार सवाल में आपको क्या किया जाएगा कि एएमएम दे देगा, प्रचुरता पूछ लेगा। अगर दो चीजें हैं अपने पास, मान लो दो समस्थानिक है, तो बेटा याद रखना कुल प्रचुरता जो होती है, कुल प्रचुरता जो होती है अगर कभी भी प्रतिशत में दिया हो तो कुल प्रचुरता जो है वो 100% होनी चाहिए। तो एक को x मानेंगे तो दूसरा 100 माइनस x हो जाएगा। अगर कणों की संख्या दे रखी है कि जैसे 10 है टोटल कण, तो जितने कण दे रखे जितनी संख्या उसमें से हम बांट लेंगे, पर प्रचुरता प्रतिशत के केस में 100% टोटल मानते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा सर? तो इसका सॉल्यूशन देखिए, मजा आ जाएगा आपको। कैसे करेंगे तो देखो, क्लोरीन के दो समस्थानिक में, क्लोरीन दो समस्थानिकों में पाया जाता है, फलाना ढिमकाना। तो मेरे पास पता है, मेरे को एएएम का फॉर्मूला, अभी आम का फॉर्मूला एसएम सर ने बताया। फॉर्मूले में सर ने क्या बोला? फॉर्मूले में सर ने बोला कि सर पहले समस्थानिक का भार जो कि 35 है, मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, सीधा अप्लाई कर रहा हूं, इनटू उसकी प्रचुरता जो कि 75 है, प्लस दूसरे समस्थानिक का भार जो कि 37 है और इसकी प्रचुरता 25 है, इसको मैंने भाग दे दिया 100 से। अब देखो कैलकुलेट करने का तुम्हारा तरीका, तुम कैसे कैलकुलेट करते हो। आगे तो सवाल कैलकुलेशन बेस्ड है सर, बाकी तो कुछ है नहीं, पर मैं दिखाता हूं कि आप अपने कैलकुलेशन को, आप गणित के विद्यार्थी हो, अगर आप नीट वाले होते तो इतना नहीं बताता, बोलता फिर भैया मल्टीप्लाई करो जोड़ घटा लो। पर क्योंकि आप जेई के स्टूडेंट हो, इसी के लिए आपको बताया जा सकता है सर, अच्छे अच्छे तरीके आपके साथ डिस्कस किए जा सकते हैं। अरे हाँ ना बोल, हाँ सर ठीक है, सही लग रहा है। तो इसको मैंने क्या लिखा सर, देखते जाइएगा सर। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसा लिख दिया 35 इंटू 75 बटे 100 प्लस 37 इंटू 25 बटे 100। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आंसर आ जाएगा, बस आप देखते जाना। वैसे बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। इसको मैं चाहूं तो कैंसिल आउट कर सकता हूं, या कैंसिल आउट नहीं करूं तो इसको देखो यहाँ पे कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरे को भी लेके चल रहे हैं। तो मेरे पास है 35 इंटू 75 बटे 100, या मैं एक काम करता हूं, इसको, हाँ इसको 100 को है ना, इस 100 को हटा देते हैं इधर, अपन एक साथ ही रख लेते हैं। करने के तरीके बहुत हैं, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ जिससे बड़ा मजा आएगा आपको, देख के कि लगेगा अच्छा इतना भी सरल कैलकुलेशन यही पूछ देता है कई बारी, और हम इस तरीके से भी कर सकते थे, है ना। इस चीज पे बच्चे को मजा आता है। देखो ध्यान से, ये बात हुई। मैंने क्या लिखा सर, मतलब यही चीज फिर से क्यों लिखूं, तो मैं यहाँ चलता हूँ सीधा, मैं सीधा यहाँ पे इसको यहाँ लिख देता हूँ। यही चीज मैं फिर से क्यों लिखूं, इसको मैं एक्सपैंड करके लिख देता हूँ। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 35 इंटू 25 प्लस, इस चीज को गौर करना सर, क्या 37 को 35 प्लस 2 लिखा जा सकता है, ये बताना। क्या मैं 37 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 35 प्लस 2 इंटू 25 और पूरे को भाग दिया 100 से, हाँ ना बोलेंगे सर? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अरे लिख दिया। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो मैं लिखूंगा 35 इंटू 25 प्लस 35 इंटू 75 और प्लस 2 इंटू 25 और इस पूरे को डिवाइड करूंगा 100 से। अब ये वाला कॉमन आ जाएगा क्या, देखो ये और ये कॉमन ही आ जाएगा, 35 यहां से कॉमन ही आ जाएगा, 35 अगर कॉमन ले लिया इन दोनों से तो ये आ गया 35 इंटू 25 प्लस 75, जो कि पूरी दुनिया को पता 100 होता है, और प्लस 2 इंटू 25 50 होता है, 50 और इस पूरे को डिवाइड किया 100 से। अब 100 को ओपन कर दो, दोनों तरफ ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 इंटू 100 बटे 100, 35 इंटू 100 बटे 100 प्लस 50 बटे 100, 100 से 100 कट गया, इधर आ गया 0.5, तो 35 प्लस 0.5 आंसर हो गया 35.5 आंसर। आंसर कितना हो गया सर, 35.5। ये कैलकुलेट करने का तरीका था, सिंपल। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सर कि हम प्रचुरता से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। एक सवाल और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये सवाल क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूं, फिर मैं चाहूंगा आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ये टाइप दूसरा हो गया। टाइप कैसे दूसरा हो गया, देखो सुनो, ये दे रखा है एजी का एएएम मतलब एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 108.5। यदि दो समस्थानिक इतने और इतने, यदि एजी के दो समस्थानिक 107, एजी के ऊपर 107 और एजी के ऊपर 109,
पर पाए जाते हैं या पाए जाते हैं तो इनकी प्रचुरता ज्ञात करें। मतलब अब प्रचुरता पूछ दिया सर, मैंने बोला ना ऐसे ही घुमाएगा और क्या ही कर लेगा यार, और है ही क्या इसके पास पूछने को, अपने झोली में इसने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, AAM किसके बराबर, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो समस्थानिक है, एक तो AG 107 है और दूसरा AG 109। मैं अपने अनुभव से अगर आपको बताऊं तो जो बड़ी संख्या है उसको x मान लिया करना, तो इसको मैंने मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी प्रचुरता कितनी हो जाएगी 100 माइनस x। ये क्या माना है सर हमने, ये है प्रचुरता। अरे हाँ ना बोल, हाँ सर। तो AAM की बात करें तो सबसे पहले इसका द्रव्यमान 107 इंटू इसकी प्रचुरता, प्रचुरता कितनी है सर 100 माइनस x, बहुत बढ़िया, प्लस दूसरा वाला समस्थानिक 109 इंटू इसकी प्रचुरता x और इस पूरे को डिवाइड किया 100 से। अब AAM मतलब एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा सर, एवरेज एटॉमिक मास आएगा 108.5। इस 100 को इधर बेच के मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर कर दो, इतना गणित तो हम जानते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 1700 माइनस 107x प्लस 109x। अरे हाँ ना बोल, इस भैया को इधर भेज दो, इस दोनों को निकाल लो, तो यहां पे ये कितना आ गया 10850 माइनस 10700, और ये किसके बराबर आ गया सर, 107 में से 109 गया 2x। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो आप बोलोगे, देख लो यहाँ पे x या 2x जो है वो किसके बराबर आया सर, 150 के बराबर। तो x किसके बराबर आएगा, 75 के बराबर। अब बस ध्यान रखना कि प्रचुरता किसकी आपने x मानी थी, किसी को भी x मत ले लेना। तो Ag इतना जो है ये 75% है और ये 50% या सॉरी 25% है। सिंपल, दोनों की प्रचुरता आ गई सर। और कई तरीके हैं इसको करने के, कैसे मैं आपको बताता हूं। सर दो समस्थानिक थे 107 108, मिटा देता हूं, दो समस्थानिक थे 107 और 109। अब 107 और 109 को किस अनुपात में जोड़ू, सुनते जाना मेरी बात, 107 और 109 को किस अनुपात में जोड़ू कि 108.5 मिल जाए। तो आपको पता है सर इन दोनों को अगर जोड़ूं और 50-50% पे खेलूं तो 108 मिलना चाहिए। इसका मतलब इसकी प्रचुरता जो है, सुनना, अगर हमें ये वाला पोर्शन चाहिए तो इसकी प्रचुरता ज्यादा होनी चाहिए 50% से और इसकी कम। तो ऑप्शन आप ऐसे भी खेल सकते हो। ये गणित की चीज है, ये सोचने की चीज है सर, यही सीखना है, यही सीखना है भैया। हमें केवल आईटी में नहीं जाना, हमें आईटी में जाके बवाल मचाना है सर, तहलका मचाना आईटी में जाके। भैया कोई ऐसा बंदा आया जिसका दिमाग चलता नहीं, दौड़ता नहीं, उड़ता है। समझ में आई बात, उड़ता है से मतलब अब तुम उड़ता पंजाब मत बन जाना जाके, वहां उड़ता पंजाब वाले भी बहुत केसेस मिलते हैं और फिर वो बाद में रिग्रेट करते हैं। सवाल हो गया क्या, बोलो हाँ ना, ये सवाल हो गया क्या, अरे हाँ ना बोल। ठीक है सर, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसको AMM बोल दिया, या फिर औसत आणविक भार। वही है सर, पहले परमाणु का लिया, अब अणु का लेंगे, औसत परमाणविक भार। इसमें एक कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यह गैसीय मिश्रण के लिए ज्ञात किया जाता है। याद रखना, जहां भी गैस का मिश्रण होगा वहां ये कॉन्सेप्ट आएगा, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सवाल कहां कहां बनेंगे सोच बता देता हूं मैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में इससे रिलेटेड सवाल आएगा, गैसीय स्टेट में इससे रिलेटेड सवाल आएगा। ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है सर। फॉर्मूला बहुत ही छोटा आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल। अगर मेरे से पूछे, पर अगर मेरे से किसी ने पूछ लिया कि भैया एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मतलब अभी आम था अब हो गया अभी आम था, ये क्या अम। तो AMM की बात करें, अगर AMM की बात करें और किसी ने मेरे से पूछ लिया चलते फिरते कि भैया एक बात बताओ AMM कैसे निकालेंगे, मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो मान लो ये कमरे में अभी मैं हूं, इस कमरे में बहुत सारी गैसेज है, बहुत सारी मतलब, बहुत सारी का मतलब ऑक्सीजन है भाई, नाइट्रोजन है, आजकल उमस बहुत बड़ी हुई है तो पानी भी है, मतलब पानी गैसेस फॉर्म में, वेपर जिसको आप कहते हो, वाष्प, बहुत सारी गैसेस है। अरे हाँ ना, है कि नहीं है बोलो, ये बहुत सारी गैसेस है सर। ठीक है, अब बहुत सारी गैसेस इस कमरे में है, तो इस कमरे में जो गैस है वो क्या है, एयर है, वायु है। वो कोई पर्टिकुलर गैस तो नहीं, N2 तो है नहीं जिसका भार मैं बता दूं, O2 भी नहीं है, और मैं पकड़ूंगा तो कोई जरूरी थोड़ी इसमें N2 ही है। इसमें मान लो मैंने इतनी गैस ऐसे मुट्ठी में चुल्लू भर बंद कर दिया, अब इसमें N2 भी है, O2 भी है और
वाष्प भी है, जल वाष्प भी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बोलते हैं देखो सबका द्रव्यमान तो ऐसे नहीं ले पाएंगे, तो हम इन पूरे गैस का एवरेज द्रव्यमान निकाल देंगे। एवरेज कैसे, मैं बोलूंगा ठीक है इस कमरे में, इस पूरे के पूरे कमरे में जितनी भी गैस है उसका भार पता करो और टोटल कितने मोल हैं उसको पता करो, दोनों को डिवाइड कर दो। क्या बोला मैंने, इस कमरे में जितनी भी गैस है उसका भार पता करो, टोटल कितने मोल है उसको पता करो और भाग दे दो। तो यही आया कुल द्रव्यमान बटे कुल मोल आंसर। जैसे मान लो 15 मोल गैस है, 15 मोल का भार, मान लो 15 मोल गैस है तुम्हारे पास, 15 मोल। अब 15 मोल कैसे है, तो मान लो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, 15 मोल कैसे है सर, तो 15 मोल है तुम्हारे पास 5 मोल तो ऑक्सीजन, 5 मोल N2 और तुम्हारे पास 5 मोल जल वाष्प। तो ये हो गया 90, ये हो गया 140 और ये हो गया 160। 160 और 140 कितना हो गया, 300, 300 और 90, 390। तो 15 मोल गैस का भार 390 ग्राम है। अब 15 मोल गैस का भार 390 ग्राम है, तो 1 मोल गैस का भार कितना होगा, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए क्या, तो 15 मोल का भार उतना है तो 15 से भाग दे देंगे तो 1 मोल का भार आ जाएगा। तो बस सिंपल कुल भार बाई कुल मोल करना है, यही छोटा सा फॉर्मूला है, बाकी इसमें भागा दौड़ी करना ही नहीं, फॉर्मूला इतना ही है सर, खत्म। एवरेज निकालना, कुल जोड़ो कुल मोल से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। सवाल करके देखते हैं सर, कॉन्सेप्ट तो इतना ही था, इसमें सवाल आ गया, सुनते जाइएगा। वायु का एएम एवरेज एटॉमिक मास, नहीं सर एएमएम, वायु का एएमएम ज्ञात करो यदि O2 तथा N2 मोल प्रतिशत द्वारा 20 तथा 80% है। मतलब हमने क्या बोला कि हमारे पास जो वायु है, एयर है, ये बक्सा है एयर का, इसमें O2 है और इसमें N2। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। O2 की प्रतिशतता कितनी दे दी, O2 की प्रतिशतता कितनी दे दी, 20%। N2 की प्रतिशतता कितनी दे दी, 80%। ठीक है सर, मान लिया। अरे मान लिया सर, अब आगे सुनिएगा। अब ये डिपेंड करता है प्रतिशतता किसकी है। नॉर्मली जब कुछ ना दे रखा हो तो हम प्रतिशतता किसके द्वारा मानते हैं, हम प्रतिशतता किसके द्वारा मानते हैं सर, द्रव्यमान के द्वारा। तो मतलब 20% द्रव्यमान इसका और 20% द्रव्यमान इसका। अरे हाँ ना बोल, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मान लो W एयर जो है, W वायु जो है वो टोटल मैंने मान लिया, कभी भी प्रतिशत दिया हो तो 100 मान लिया करो। W वायु को हमने 100 ग्राम मान लिया। अब 100 ग्राम वायु में से सवाल मेरे को कह रहा है कि भैया W नाइट्रोजन जो है, N2 जो है वो है 80 ग्राम और W O2 जो है वो है 20 ग्राम। चमका नहीं चमका, दोनों के W आ गए, तो कुल भार तो आ गया। कुल मोल लाने के लिए मुझे बड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ेगी क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी मत करो मशक्कत और बिल्कुल भी मत करो मेहनत। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 तुम नहीं निकाल लोगे क्या, कैसे निकालोगे, 80 बटे इसका मोलर मास 28 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 नहीं निकाल लोगे क्या, 20 बटे इसका मोलर मास होगा 32। अब एसएम सर ने एक फॉर्मूला बताया था कि भैया एएमएम कभी निकालना हो तो कुल द्रव्यमान जो कि 100 ग्राम है, हमने ही माना था, बाद में उसको बांट दिया, अपॉन कुल मोल। कुल मोल कितने हैं, तो कुल मोल है 80/28 प्लस 20/32। अब इसको थोड़ा सा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा सर। ये कितना आ गया, 10/32 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 28 और ये ऊपर चला जाएगा 28 इंटू 32, ये आ जाएगा आंसर। अब इसको तुम छोटा कर सकते हो पर कैलकुलेटर देवता की मदद ले लेते हैं हम। अरे ई कहाँ चला गया, ई वाला था अपना, हाँ कैलकुलेटर देवता की मदद ले लेते हैं। कैलकुलेटर देवता प्रकट हो, हाँ जी। 10 पहले तो नीचे वाले को, अरे भैया काहे नाराज हो हमसे मालिक। ठीक है सर, तो ये क्या है, 32 इंटू 8, पहले नीचे वाले को निकाल लेते हैं, 32 मल्टीप्लाइड बाई 8, बहुत बढ़िया, प्लस 2 इंटू 28, ये टोटल कितना आ गया सर, 312। तो ये आ गया, नीचे में आ गया 312। ठीक है, ऊपर वाला क्या सीन था, 10 इंटू 28 इंटू 32। तुम यार प्लीज कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना सर, मैं पहले ही बोल देता हूँ, विद्यार्थी जीवन में कसम खा लो कैलकुलेटर का इस्तेमाल जब तक कॉलेज में कदम नहीं रखूंगा नहीं करूंगा। कॉलेज में तुम्हें बढ़िया वाला कैलकुलेटर तुम्हें तुम्हारे पिताजी खुद दिलाएंगे। तो ये 8960, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे,
इसको डिवाइड कर देते हैं किससे 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 किससे, डिवाइड तो इधर है 312 से, तो ये कितना आ गया सर, ये लगभग 28.7 आ गया। कितना आ गया सर, ये लगभग आ गया 28.7 ग्राम। मतलब वायु का जो वजन होता है, मोलर भार होता है, ये कौन सी वायु है सर, एक बात और बताता हूं, ये शुष्क वायु है, ये शुष्क वायु है। शुष्क मतलब ड्राई एयर, इसमें देखो जलवाष्प नहीं है। तो शुष्क वायु का जो द्रव्यमान आता है, मोलर द्रव्यमान आता है, वो 28.7 ग्राम आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल तब करेंगे जब हम डेंसिटी के बारे में पढ़ लेंगे, तो भी एक सवाल करेंगे सर इससे। इतना आता है सर, क्लियर है का? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, ये पहली बात हो गई, सवाल हो गया। ठीक है, अब एक सवाल आपके सामने, इसको मैं फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया। प्रतिशत दे रखा था, कभी भी परसेंटेज दे और कुछ नहीं लिखा हो तो उसको मास बाई मास, मतलब W बाई W परसेंटेज मानेंगे। मतलब एक का W इतना, दूसरे का W इतना, दोनों का W निकाल लिया, W से मोल निकाल लिया। कुल द्रव्यमान हमने 100 माना था, 100 से मोल आ गए, मोल को डिवाइड कर दिया, कुल द्रव्यमान बटे कुल मोल, आंसर कुल द्रव्यमान बटे कुल मोल। यही फॉर्मूला है सर। बाकी जेई क्या, कुल द्रव्यमान बाई कुल मोल में जेई क्या कर लेगा यार तुम्हारे साथ, इतना क्यों डरते हो जेई से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, ये इतना प्यारा क्वेश्चन है कि तुम्हें मजा आ जाएगा इसको करके। जो बच्चे कर लेंगे ना इसको, उनको मजा ही आ जाएगा इसको करके। और इसी के लिए इसको होमवर्क क्वेश्चन में आपके डाला, इसको आपके होमवर्क क्वेश्चन में डाला। ये जुझारू सवाल है सर, इसमें जूझना पड़ेगा क्योंकि दिया कुछ नहीं है बस। ठीक है, आगे आते हैं। बाकी मैं देख लेता हूँ सब चीजें सही है क्या। AAM, ये AMM है। अच्छा नहीं, मिलाने पर AMM 24 आता है। ठीक है, ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग गैस हैं, A और B। ये होमवर्क सवाल सर अभी बात की, और कॉन्सेप्ट भी आ गया। अगला कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है वो घनत्व का पढ़ना। ये बहुत, मैं फिर से बोलता हूँ यार, ये सवाल बहुत प्यारा है। मतलब मेरा मन कर रहा है इसको अभी करा दूं, पर मैं चाहता हूं नहीं यार, तुम सोचना कब सीखोगे। अगर मैंने इसको कर दिया और मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, लड़ना सीखना है सर, जीवन लड़ाई है। तुम यहां पहुंच गए तो यहां पहुंचने की लड़ाई, तुम यहां पहुंच गए तो यहां पहुंचने की लड़ाई, और यहां पहुंच गए तो यहां पहुंचने की लड़ाई, और जब यहां भी पहुंच गए तब ऊपर जाने की लड़ाई। मतलब खुद जीवन की लड़ाई की बच जाए यार। तो जीवन हमेशा याद रखना, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है सर, जिसमें आपको हमेशा लड़ते रहना है और आपको हमेशा अपने आप को अच्छे स्किल्स के साथ पारंगत करना है, बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है सर। तो लड़ो, खुद से करो। मैं बताता हूं, कॉन्सेप्ट इतने आसानी से दिया है कि एक बार में भी हो जाएगा सर, एक बारी में भी हो जाएगा। पर ठीक है, मैं चाहता हूं करो, क्योंकि ये सवाल इसलिए मुझे पसंद आता है कि यहाँ पे रेशियोज दे रखे हैं ना, ऐसा कुछ एग्जैक्ट मोल नहीं दे रखा। तो अब इक्वेशन आएगा, इक्वेशन से अपन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके मान निकालना है, तो थोड़ा पंगा तो है, और जहां पंगा होता है वहां गड़बड़ियां होती हैं। चलो देखते हैं अगला टॉपिक। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ना। फिर इसके बाद एक PYQ आपके लिए वेट कर रहा है, उसको करेंगे और आज की क्लास खत्म करेंगे। अब हम बात करें किस, डेंसिटी की। अगला टॉपिक जो है हमारा डेंसिटी का। डेंसिटी क्यों पढ़ रहे हैं सर? क्योंकि कई सारे सवाल आते हैं डेंसिटी से रिलेटेड, कई सारे सवाल आते हैं डेंसिटी से रिलेटेड, घनत्व से रिलेटेड। घनत्व को नॉर्मली तो इस तरीके से रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, पर हम रो से रिप्रेजेंट नहीं करके हम डी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। हम किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे सर? डी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर कभी भी घनत्व की बात आए तो घनत्व हमेशा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है परम घनत्व और दूसरा होता है आपेक्षिक घनत्व। अभी तक बचपन से आप जो पढ़ते आ रहे हो वो परम घनत्व हमने पढ़ा है। परम घनत्व क्या पढ़ा है सर? W बटे आयतन, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, हमेशा यही पढ़ते आए हैं, और यही होता है परम घनत्व, यही होता है परम घनत्व, मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी, द्रव्यमान बटे आयतन, पहली चीज। दूसरी चीज जो हम पढ़ते हैं वो है आपेक्षिक घनत्व, जो कि आपके लिए पहली बार में नया टर्म होगा, जिसको अंग्रेजी में रिलेटिव। आपेक्षिक का मतलब रिलेटिव होता है और घनत्व का मतलब डेंसिटी, परम का मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो पहले जो टर्म आया वो एक्चुअली में एब्सोल्यूट डेंसिटी आया। फिर हमने बोला कि अच्छा ऐसे डेंसिटी ना, देखो डेंसिटी जो चीज है ना, तुम समझना तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्यों रिलेटिव, क्यों आपेक्षिक की जरूरत पड़ी। डेंसिटी बताता है कोई भी चीज कितनी भारी है, पर ml आयतन, पर लीटर आयतन, किसी भी चीज का भार कितना ज्यादा है। तो डेंसिटी का प्रयोग नॉर्मली हम कंपैरिजन में करते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा, इसका घनत्व तो ज्यादा है, इसका कम है, तो ये तैरेगा, ये डूब जाएगा।
अरे हाँ ना बोल, है ना सर। तो घनत्व का काम ही कंपैरिजन में है, और जब कंपैरिजन आता है, जब हम तुलना करते हैं, तो तुलना में रिलेटिव टर्म्स की का इजाद हो जाता है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। डेंसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है सर? घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और अगर कोई भी चीज द्रव्यमान बटे आयतन है तो इसकी इकाई कितनी होगी, इसकी यूनिट कितनी होगी सर? तो नॉर्मल यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ग्राम लीटर इनवर्स, ग्राम लीटर इनवर्स, या सेंटीमीटर क्यूब भी आता है, मिलीलीटर भी आता है, लीटर भी आता है। तो देख लो, मतलब आयतन, वॉल्यूम की जो इकाई है ना, वॉल्यूम की कुछ इकाई मैं तुम्हारे साथ खेल देता हूं कि तुम्हें परेशानी ना हो, देखते जाओ। कुछ खेल हम खेल लेते हैं वॉल्यूम की इकाई से। लीटर जो है वो किसके बराबर होता है सर? लीटर जो है वो किसके बराबर होता है? तो ये सभी को पता है, 1000 ml। 1 ml जो है वो बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, और 1 मीटर क्यूब जो है ये बराबर होता है 1000 लीटर के। तो ये तीन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है, तुम अगर केवल इसको भी पता है ना तुम्हें, तो तुम इससे भी सब कुछ निकाल सकते हो। सेंटीमीटर से मीटर पे पहुंच जाओ, मिलीलीटर से लीटर पे पहुंच जाओ ना यार, कौन रोक रहा है तुम्हें? पेन तुम्हारे हाथ में, पेपर तुम्हारे हाथ में, करते रहो, मचाते रहो हुड़दंग। ये सिंपल फॉर्मूला है किसका? डेंसिटी का। अब हम आगे आते हैं, परम घनत्व की बात करते हैं। तो देखो, दो बातें होती है, घनत्व जो है दो चीजों के लिए निकल सकता है या तीन चीजों के लिए। अगर हम डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो घनत्व जो है वो तीन चीजों के लिए निकाला जा सकता है। एक तो ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा गैस। ठीक है, एक ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब दिक्कत कहां पे आती है ये सुनना सर, इन दोनों का आयतन जो है वो निश्चित होता है। इन दोनों का आयतन जो है वो क्या होता है सर? निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। और निश्चित आयतन होने के कारण इनको आराम से मापा जा सकता है। वजन ले लिया, आयतन पता चली गया, और द्रव्यमान बटे आयतन खेल गए। गैस के साथ क्या होता है सर? गैस का आयतन फिक्स नहीं होता, गैस का आयतन फिक्स नहीं होता। याद रखना, गैस को जिस कमरे में भर दो उस कमरे के बराबर उसका आयतन, मतलब गैस को जितनी जगह मिल जाएगी उतना आयतन वो घेर लेगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो गैस के लिए फॉर्मूला परम घनत्व का अलग होगा, ठोस और द्रव के लिए अलग होगा। तो अगर हम बात करें परम घनत्व की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन, इकाई ग्राम पर मिलीलीटर। और द्रव्यमान बट्टे आयतन किसके लिए सर? सॉलिड, एस बोले तो सॉलिड, सॉलिड बोले तो ठोस, और एल बोले तो लिक्विड, इन दोनों के लिए। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के लिए ये फॉर्मूला Pm/RT होता है। अब ई जादू कहां से हो गया? Pm का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है? तो मैं बोलूंगा बेटा चलो आइडियल गैस समीकरण पे, तो आप बोलोगे PV जो है वो किसके बराबर है? nRT के। अरे हाँ ना बोल? यस सर। एसएम सर ने हमें कभी बताया था, एसएम सर ने हमें कभी बताया था कि सर जो नंबर ऑफ मोल होता है ना, ये बराबर होता है दिया गया भार W और बटे मोलर भार, जिसको MM कहते थे हम, मोलर मास। तो मैं यहाँ पे ना इसको चिपका देता हूं, तो मैं बोलूंगा भैया PV जो है ना वो दिया गया भार मतलब W बटे MM इंटू RT के बराबर है। अब इस V को नीचे लेके आएंगे, MM को ऊपर लेके आएंगे, तो मैं बोलूंगा PM जो है ना वो W बाई V PMM है ना, PMM जो है वो W बाई V इंटू RT के बराबर है। और बेटा 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 अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि W बाई V द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही अपने को पढ़ाया गया है कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है। ये जो चीज है, ये जो चीज है जो मार्केट में घूम रही है, ये डेंसिटी होती है सर। तो यहां से आ गया, यहां से आ गया, दिस इंप्लाइज दैट PMM बराबर DRT, और डेंसिटी जो है उसको कह दिया जाता है PMM अपॉन RT। अब प्रॉब्लम क्या है? आप बोलोगे सर यहाँ तो एक ही m है। अब बात क्या है, बार बार m नहीं लिखते लोग, इस फॉर्मूले में mm नहीं लिखते, एक ही m यूज कर दिया जाता है। तो ये m जो है ना, ये m जो है ये क्या है? मोलर मास। ये m जो है ये क्या है सर? मोलर मास। और बाकी चीजें आपको पता ही है।
तो ये फॉर्मूला हो गया। तो अब इसको mm के जगह हमने केवल m लिख दिया, m से बदल दिया कि फॉर्मूला दिखने में भी सुंदर लगे, दिखने में भी सुंदर लगे। तो सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए यहाँ पे हमने क्रीम और पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, 2m के जगह 1m लिख दिया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये रिलेटिव, ये एब्सोल्यूट डेंसिटी या परम घनत्व की बात थी। बहुत सिंपल। इस पे सवाल करने का मेरे हिसाब से इस पे सवाल करने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, पर एक सवाल जरूर करवाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। दूसरा टर्म जो आता है वो आता है आपेक्षिक घनत्व। अब आपेक्षिक घनत्व भी, आपेक्षिक घनत्व जिसको मैं आरडी कहता हूं, आरडी बोले तो रिलेटिव डेंसिटी है ना, आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, इसकी बात करूं तो ये भी दो चीजों के लिए निकलती है। एक तो ठोस तथा द्रव के लिए, ठोस या द्रव के लिए, और दूसरा ये निकलती है गैस के लिए। सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठोस तथा द्रव के लिए और दूसरा गैस के लिए। ठोस तथा द्रव के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी हम निकालते हैं, जो रिलेटिव डेंसिटी हम निकालते हैं, उसको उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसको हम क्या कहते हैं सर? स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसकी जिसकी हिंदी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है सर? विशिष्ट गुरुत्व। क्या होता है? विशिष्ट गुरुत्व। जिसकी हिंदी क्या होती है सर? विशिष्ट गुरुत्व। इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व। और वही गैस के लिए जब हम निकालते हैं तो किसी चीज के आपेक्ष में, सापेक्ष में निकालेंगे। गैस के लिए जिस चीज के सापेक्ष में निकाला जाता है उसको हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। क्या कहते हैं सर? वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। और आप इसको हिंदी में कह सकते हो, आप इसको हिंदी में कह सकते हो वाष्प घनत्व। क्या कह सकते हो सर? वाष्प घनत्व। देख लेना अगर यहाँ पे विशिष्ट में थोड़ा सा इधर उधर हो तो वो आप ठीक कर लेना। समझदार लोग हो आप, बेवकूफ नहीं हो, ये मुझे पता है। इतना मेरे को उम्मीद है कि अब आप बड़े हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, तो ठीक है। इतनी अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, वैसे मेरे को तो नहीं लग रहा, पर होगी तो आप सुधार लोगे, है ना? ठीक है सर, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मैंने स्पेसिफिक गुरुत्व भी पढ़ा है सर, और वेपर डेंसिटी का भी नाम सुना है, पर ये दोनों किसके लिए निकाला जाता है ये नहीं पता था आज तक मुझे। तो याद रखना, विशिष्ट गुरुत्व जो है वो ठोस और द्रव के लिए, और गैस के लिए हम वाष्प घनत्व ज्ञात करते हैं। अब दोनों किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होगा, दोनों किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होगा, यही तो परिभाषा है इनकी, यही तो परिभाषा है इनकी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं ठोस तथा द्रव के लिए। तो ठोस तथा द्रव की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला सीधा लिखता हूं। रिलेटिव डेंसिटी बोले तो विशिष्ट गुरुत्व, उसका फॉर्मूला सीधा लिखता हूं। क्या होगा? तो आर डी रिलेटिव डेंसिटी, मतलब आपेक्षिक घनत्व, जिसको हम विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ये किसके बराबर होता है? ये होता है पदार्थ का घनत्व जो कि ठोस या द्रव अवस्था में होना चाहिए, पदार्थ का घनत्व अपॉन, पदार्थ का घनत्व जो कि ठोस या द्रव अवस्था में होना चाहिए, अपॉन H2O का घनत्व, H2O लिक्विड का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व से इसको भाग दे दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया सर रिलेटिव डेंसिटी का। इंपॉर्टेंट बात जो है वो याद रखना कि 4 डिग्री सेल्सियस पर H2O लिक्विड का जो डेंसिटी होती है, H2O लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, ये 1 ग्राम पर ml होती है सर। इसका मतलब 1 से डिवाइड किया, मतलब क्या किया? यूनिट हटा दिया सर। डेंसिटी से यूनिट हटा दो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, विशिष्ट गुरुत्व आ गया। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आई क्या आप सभी को? यस और नो सर? बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। ठीक है सर, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, ये तो एक सवाल है, खाली पन्ना है तो उठा के ले चलते हैं। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल करके बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मान लो मैंने माना कि द्रव
ए का घनत्व, द्रव ए का घनत्व मतलब डेंसिटी बराबर 5 ग्राम पर मिलीलीटर है। ठीक है, द्रव ए का घनत्व 5 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो द्रव ए कहां गया, तो ए का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करें। ए का क्या ज्ञात करें सर, विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करें। क्या हो जाएगा सर, तो आप बोलोगे ठीक है सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी जिसको हम कहते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 ग्राम पर मिलीलीटर अपॉन 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर मिलीलीटर से ग्राम पर मिलीलीटर गया कट, ये आ गया 5 आंसर। तो स्पेसिफिक गुरुत्व का या रिलेटिव डेंसिटी की कोई इकाई नहीं होती सर, पहली बात। तो ये आपको समझ में आया होगा किसके लिए सर, द्रव और ठोस के लिए। आगे आते हैं गैस के लिए। गैस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे गैस की परिभाषा दे रखी है। गैस के लिए विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, तो गैस के लिए आप इसके बाद पहले तो 1 लिखेंगे, है ना। आप आपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे, आपेक्षिक घनत्व में 1 में ठोस और द्रव के लिए, फिर 2 लिखेंगे, 2 में लिखेंगे गैस के लिए। तो गैस के लिए क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, तो समान ताप तथा भार, समान ताप तथा दाब पर किसी गैस का घनत्व और उसी ताप और दाब पर H2 के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। किसके लिए, गैस के लिए। अब इसको फॉर्मूले के रूप में अगर मैं लिख दूंगा तो आप बोलोगे हाँ सर ये समझ आ रहा है। तो एक बारी आप इसको लिख लो, फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। एक बारी आप इसको लिख लो, फिर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। और तैयार रहना, कल की क्लास में, अगली क्लास पे इसमें एक बहुत बेहतरीन सवाल लाके आपके सामने पटकूंगा। देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं, इसी टॉपिक से रिलेटेड। और इसमें घुसेड़ूंगा मैं किसको, एम को, जैसा कि आपको बोला था। चलो, तो गैस के लिए अगर हम बात करें, तो रिलेटिव डेंसिटी के नाम को हम क्या बोलते हैं सर, इसी के नाम को हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। क्या कहते हैं सर, वेपर डेंसिटी। तो अब आपको समझ में आता होगा, अच्छा वेपर डेंसिटी मतलब रिलेटिव है, किसी चीज के सापेक्ष में हम नापते हैं। वेपर डेंसिटी को वीडी भी कह दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं सर, वाष्प घनत्व भी कहते हैं, वाष्प घनत्व भी कहते हैं। अब आपने बचपन में सुना होगा, कई सारे सवाल किए होंगे, इधर उधर पढ़ा होगा कि वाष्प घनत्व और मोलर मास में एक रेशियो होता है। तो देख लेते हैं करके। अब रिलेटिव डेंसिटी गैस के लिए, ये गैस की बात कर रहा हूं सर मैं, गैस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, गैस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी होती है मतलब वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ गैस बटे डेंसिटी ऑफ H2। और इन दोनों में क्या होगा, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब ऊपर वाले का जो टेम्परेचर प्रेशर है वही नीचे वाले का भी होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अब बोलोगे ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो बेटा डेंसिटी ऑफ गैस हम कैसे लिख सकते हैं बताओ। डेंसिटी ऑफ गैस अभी अपन ने पढ़ा था कि आइडियल गैस इक्वेशन से डेंसिटी जो है वो pm अपॉन RT आती है। तो यही वाला उठा के यहां चिपका देते हैं। तो डेंसिटी ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इंटू m गैस लिख देता हूं, मतलब मोलर मास ऑफ गैस अपॉन R इंटू टी। इसी को अगर भाग दिया तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आया। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा सर, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू m हाइड्रोजन अपॉन R इंटू टी। अब सर थोड़ी देर पहले हमने यह मानते हुए ही इस कैलकुलेशन की शुरुआत की थी कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही गैस का समान है। तो ये प्रेशर से ये प्रेशर कटा, ये R से ये R कटा, ये टेम्परेचर से ये टेम्परेचर कटा। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भैया वेपर डेंसिटी जो है वो मोलर मास ऑफ गैस जिसका हम निकाल रहे हैं अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। और पूरी दुनिया जानती है कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है। तो वेपर डेंसिटी कभी भी अगर आपको निकालनी हो तो वो किसके बराबर होगी, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको आप अपने जहन में रखेंगे सर, प्रूव इसका। और ये फॉर्मूला कि वेपर डेंसिटी जो है वो मोलर मास को 2 से भाग दे करके निकाली जा सकती है। पर वेपर डेंसिटी गैस के लिए निकलती है, इस बात का ध्यान रखना, किसी भी चीज के लिए नहीं, केवल गैस के लिए ही आती है सर।
बाकियों के लिए तो हम क्या निकालते हैं, विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है सर, पक्की बात, कौनो दिक्कत ना ही, बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, एक सवाल वेपर डेंसिटी से अभी कर लेते हैं। हैंग हो गया का? हाँ अभी ऊपर आ गया है। चलो एक सवाल वेपर डेंसिटी से, फिर एक जेई का सवाल। वेपर डेंसिटी से एक सवाल आपको बताता हूं कि क्वेश्चन है, देखो सुनते जाना मेरा। एक सिंपल सा सवाल दो कॉन्सेप्ट को मिला के, है ना, कि 5 मोल O2 तथा 10 मोल N2 से तथा 10 मोल N2 से प्राप्त गैसीय मिश्रण का वाष्प घनत्व ज्ञात करें। घनत्व ज्ञात करें। अब आप बोलोगे सर ये सवाल तो बहुत सिंपल लग रहा है, पर दिक्कत है कि इसका निकालना है कि इसका। तो बेटा यहाँ मिक्सचर है ना, आपके पास मिक्सचर तैयार हो गया है ना, N2 और O2 का, इसके 10 मोल इसके 5 मोल, आपके पास क्या तैयार हो गया है सर, मिक्सचर तैयार हो गया। और जैसे ही आपके पास मिक्सचर आता है तो उसमें क्या है, उसमें जो मास लेंगे सर, आपको यह भी पता है कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम गैस का मास, पर कौन से गैस का? अब यहाँ पे गैस का नहीं सर, मिक्सचर का मास लेंगे, गैसीय मिक्सचर का मोलर मास लेंगे। और गैसीय मिक्सचर का मोलर मास निकालने के लिए एसएम सर ने फार्मूला बताया था AMM, कुल द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो 5 मोल ऑक्सीजन 5 इंटू O2 है 32 हो गया, प्लस 10 मोल नाइट्रोजन 10 इंटू 28 अपॉन कुल मोल जो कि कितना है सर 15। कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 बार में कट जाएगा 5 से, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 32 आ गया इधर। देखो कितना आसान हो गया, 32 आ गया इधर, और इधर 28 दूने 56 अपॉन 3। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 3 8 और 5 3 8, 88/3 इसका मास आ गया। और वेपर डेंसिटी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वेपर डेंसिटी जो है वो कितनी आ गई सर, 44/3। ये आपका आंसर हो गया सर। ये सवाल फिर से सोचिएगा, खुद करने की कोशिश कीजिएगा, कल इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड एक और सवाल आपको दूंगा। एक आखिरी सवाल जो जेई मेंस में आया था, मैं इसको भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं। मैंने सोचा था इसको कराऊंगा आज की क्लास में, पर नहीं सर, एक दिन तो तुम्हारा दिमाग लगाना बनता है। मैं बोल रहा हूं इसके सॉल्यूशन बहुत जगह मिल जाएंगे तुम्हें, पर प्लीज यार ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने तैयारी को कमजोर ना करो। किन चीजों से, कहीं दूसरी जगह से सॉल्यूशन देख करके सवाल करो, समयबद्ध तरीके से करो। तुमने बहुत सारी गलतियां की होंगी, तभी आज इस बैच को तुम देख रहे हो। ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी सर, और अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, तभी अच्छा कर सकते हो, तभी सक्सेसफुल हो सकते हो। जैसे क्रिकेट से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। क्रिकेट से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अच्छा ये सवाल तो करवा दिया था। हाँ, क्रिकेट से एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें देता हूं कि तुमने देखा होगा कि 2 अंडर 19 के खिलाड़ी, एक विराट कोहली अंडर 19 जीते हुए टीम का, वर्ल्ड कप जीते हुए टीम का कप्तान, और एक उन्मुख चंद नाम का भी खिलाड़ी फेमस हुआ था जिसने इंडिया को अंडर 19 विश्व कप जितवाया था। ये दोनों ही इंडियन टीम में इनको खेलने का मौका मिला, पर विराट कोहली आज इंडियन टीम का भी कप्तान है और विश्व में मतलब वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाजों में गिना जाता। कप्तान जैसा भी हो, पर वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाजों में गिना जाता है। भले आरसीबी के लिए कुछ नहीं कर पाता, आरसीबी में परफॉर्म नहीं कर पाता, पर इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाजों में गिना जाता है, अभी जैसा भी फॉर्म चले उसके रेस्पेक्टिव। वही उन्मुख चंद जो कुछ मैचेस खेला और उसका नाम ही गायब हो गया, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या वो टैलेंटेड नहीं था सर? जो 19 साल में 18 साल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने चला गया, वर्ल्ड कप जिता के लाया, वर्ल्ड कप फाइनल में सेंचुरी लगाई उन्मुख चंद ने, ताबड़तोड़ बल्लेबाज था, वो आज कहीं नहीं है सर। उसके पीछे का रीजन ये है कि सर उसने अपनी गलतियों से सीख नहीं ली। टैलेंट तुम्हारा जेब में रह जाएगा सर जब तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की क्लास में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत मेहनत करो बेटा, इतनी मेहनत करो कि घर वाले तुम पे तरस खाने लगे कि यार थोड़ा तो आराम कर ले।
समझ लेना जब दुनिया इस चीज से परेशान होने लगे तुमसे कि थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रख, तब तुम बहुत जोरदार तरक्की कर रहे हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा के जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करें सर।